नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र मौर्य। आप लोगों का सत्येंद्र का गुरुकुल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहूँगा कि मैं इस वीडियो के माध्यम से उन्हीं प्रश्नों को सॉल्व कराऊँगा, जिन प्रश्नों को मैं अपने कम्युनिटी टैब में डेली शेयर किया करता हूँ। 5 से 6 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन तक भी मैं शेयर किया करता हूँ डेली। तो आज ज्योग्राफी का लास्ट सेशन है। ज्योग्राफी का आज लास्ट सेशन है और इसमें आज ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। लगभग मैं पिछले 3 महीने से ज्योग्राफी का प्रश्न शेयर कर रहा हूँ और लगभग 1000 से भी अधिक प्रश्न मैं शेयर कर चुका हूँ। तो चलिए आज का हम सेशन शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आशा करता हूँ कि आपका उपनयन संस्कार हो गया होगा। हमारा यह उपनयन संस्कार डिजिटल है, जिसमें केवल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने से ही कंप्लीट हो जाता है। तो देर किस बात की, अभी कीजिए आपका अपना उपनयन संस्कार। अ, ओके, चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न आज का। आज का जो पहला प्रश्न है यह है, देखिए, मैं लगभग 1000 से अधिक भी प्रश्नों को क्या कर चुका हूँ, शेयर कर चुका हूँ। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है यह है, पटना पटना का प्राचीन नाम क्या है? पटना का प्राचीन नाम क्या है? आपको बताना है ना, पटना का प्राचीन नाम क्या था? चलिए बताइए। मैं इसको आपको 10 सेकंड का समय देता हूँ। आप मुझे 10 सेकंड के अंदर इसे कमेंट करके बताइए। अगर आप लाइव हैं, अगर वीडियो और ऑडियो मेरा स्पष्ट हो, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिए कि हाँ, सब कुछ सही है। मैं वेट करता हूँ आपका 10 सेकंड का। चलिए, टाइम होता है समाप्त। मैं बता दूं, पटना का जो प्राचीन नाम था वह था पाटलिपुत्र। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे यह इसका नाम हुआ करता था पाटलिपुत्र ना। और काशी किसका नाम है? वाराणसी का काशी नाम है। ओके, बनारस का ही नाम क्या है? काशी। और मद्रास किसका? चेन्नई का प्राचीन नाम है ना। जब ब्रिटिशर्स थे उस समय इसका नाम क्या था? चेन्नई का मद्रास हुआ करता था। चेन्नई वर्तमान में तमिलनाडु की राजधानी है। चलिए, हमारा ये प्रश्न हो गया। पाटलिपुत्र हो गया ना। पटना का प्राचीन नाम क्या है? पाटलिपुत्र। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, वाराणसी का पुराना नाम क्या है? आपको बताना है कि वाराणसी का पुराना नाम क्या था। वाराणसी का पुराना नाम क्या था? पहला ऑप्शन है पाटलिपुत्र, दूसरा काशी, तीसरा गोरखपुर, चौथा इलाहाबाद। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है। वाराणसी का पुराना नाम क्या था, आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन चारों ऑप्शन में से आप मुझे ABCD करके भी आप बता सकते हैं, इसका जवाब दे सकते हैं। मैं वेट करता हूँ 10 सेकेंड आपके आंसर का। चलिए, जो वाराणसी का जो पुराना नाम था यह था पाटलिपुत्र, सॉरी, काशी। वाराणसी का पुराना नाम क्या था? काशी था ना। जो वर्तमान में कहाँ है? बनारस। बनारस से ही जो है आपका क्या है, संसदीय क्षेत्र है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, वहीं से वो क्या है, सांसद चुने गए हैं। ठीक है, तो याद रखना है। वाराणसी का पुराना नाम क्या था? काशी था। ओके, वर्तमान में इसका नाम क्या है? वाराणसी है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, चेन्नई का पुराना नाम आपको बताना है ना। चेन्नई का पुराना नाम क्या है, क्या था? सॉरी, चेन्नई का पुराना नाम क्या था? आप मुझे कमेंट करके बताइए। कोई लाइव देख रहा है? अगर मेरा वीडियो और ऑडियो स्पष्ट सुनाई दे रहा हो, सॉरी अब। ओके प्राची, गुड इवनिंग। चलिए, अगर मेरा ऑडियो और वीडियो स्पष्ट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। चेन्नई का पुराना नाम क्या था ना, आपको बताना है। चेन्नई का पुराना नाम क्या था? चेन्नई जो है वर्तमान में कहाँ है? तमिलनाडु की राजधानी है। आपको बताना है। मैं 10 सेकंड का समय देता हूँ। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है मद्रास, दूसरा है इलाहाबाद, तीसरा है बेगूसराय। बेगूसराय रहेगा ना, टाइपिंग मिस्टेक है। और ये भड़ौच। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही आंसर होगा। चेन्नई का पुराना नाम क्या था? ओके, देखिए, टाइम होता है समाप्त। चेन्नई का जो पुराना नाम था वह था मद्रास। ओके, मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करता था ब्रिटिशर्स के समय पे, अंग्रेजों के समय पे ना। ओके, और ये हो गया हमारा सही ऑप्शन। क्या हो जाएगा? मद्रास। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है,
भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है ना, भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है। ओके, थैंक यू प्राची। चलिए अब इस प्रश्नों का जवाब दीजिए। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है, आपको बताना है। सुगारू जल संधि, मलक्का जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि या फिर बेरिंग जल संधि, आपको बताना है इन चारों जल संधियों में से किसको भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है ना, किसको भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है, आपको ये बताना है। चलिए मैं 10 सेकंड का आपको फिर समय देता हूं, आप मुझे कमेंट करके बताइए। ऑप्शन ए बी सी डी करके भी आप जवाब दे सकते हैं। उससे पहले भी मैं आशा करता हूं आपका उपनयन संस्कार हो गया होगा। हमारा यह उपनयन संस्कार डिजिटल है, जिसमें केवल लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना होता है। तो देर किस बात की, अभी अपना उपनयन संस्कार कराइए। गुरुकुल में प्रवेश करने से पहले हर विद्यार्थी का ना, स्टूडेंट का, बच्चे का क्या होता है, उपनयन संस्कार होता था पहले, कब, गुरुकुल वाले सिस्टम में। ओके, तो आप भी गुरुकुल में आए हैं तो आपका उपनयन संस्कार होना कंपलसरी है। चलिए तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, भूमध्य सागर की कुंजी। भूमध्य सागर की कुंजी, मैं वेट करता हूँ आपके जवाब का। आप मुझे ए बी सी डी करके भी आंसर दे सकते हैं। भूमध्य सागर की कुंजी, ठीक है, ओके, ये जल संधि है जिससे क्या होता है, जिसमें भूमध्य सागर में प्रवेश किया जाता है। ओके, भूमध्य सागर है ना, कहाँ पे, अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप के बीच में है एक भूमध्य सागर। ठीक है, चलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा जिब्राल्टर जल संधि। ओके, जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि को क्या कहता है, भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। जिब्राल्टर जल संधि के माध्यम से ही, उसके द्वारा ही प्रवेश करके आप भूमध्य सागर में प्रवेश कर सकते हैं। हालांकि और भी रास्ते हैं प्रवेश करने के लिए। ओके, जहाज, समुद्री जहाज वगैरह इसी के रास्ते प्रवेश करते हैं। यह जो है स्पेन और मोरक्को, स्पेन और मोरक्को के बीच में यह जल संधि है स्थित है। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। सुगारू जल संधि कहाँ पे है, आई थिंक सुगारू जल संधि ये है जापान में। सुगारू जल संधि कहाँ पे है, जापान में है। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है संसार का छत किसे कहा जाता है ना, संसार का छत किसे कहा जाता है। पैटागोनिया पठार, पामीर पठार, दक्कन का पठार या फिर इनमें से कोई नहीं, आपको बताना है संसार का छत किसे कहा जाता है। ओके, पैटागोनिया का पठार, पामीर पठान, दक्कन का पठार या फिर इनमें से कोई नहीं। मैं 10 सेकंड का आपको समय देता हूं, आप मुझे कमेंट करके बताइए। इसका आंसर जो है आप ए बी सी डी करके भी दे सकते हैं। चलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा संसार का छत्र पामीर का पठार को कहते हैं ना। यहीं से हिमालय पर्वत का भी ये, ओके, यस प्राची, पामीर का पठार ना आपका आंसर सही है। ओके, चलिए तो ये हो जाएगा पामीर का पठार। ठीक है, यहीं से हिंदू कुश पर्वत, ये जो हिमालय है ना, बृहत हिमालय भी इसी से निकलता है। और भी तियनसान पर्वत भी है जो चाइना में चली जाता है, चाइना में चला जाता है, वो भी यहीं से निकलता है ना। और ये विश्व का सबसे ऊंचा स्थल भी यहीं पे है। ये है पामीर का पठार, जिसे विश्व का छत भी कहा जाता है, याद रखना। और चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है प्रयागराज का पुराना नाम क्या है ना, प्रयागराज का पुराना नाम क्या था। अभी ये काफी न्यूज में भी था, योगी आदित्यनाथ जो माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने इसका नाम चेंज किया था। ओके, आपको बताना था कि इसका जो प्रयागराज था, इसका पुराना नाम क्या था ना, प्रयागराज से पहले इसका क्या नाम हुआ करता था। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए। प्रयागराज का पुराना नाम क्या था ना, आपको बताना है। मैं 10 सेकेंड का आपको समय दे रहा हूं। चलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा, प्रयागराज का जो पुराना नाम था वो था इलाहाबाद। प्रयागराज का पुराना नाम क्या था, इलाहाबाद था। ओके, तो ये हो जाएगा इलाहाबाद। प्रयागराज का पुराना नाम क्या था, इलाहाबाद था। और इसको चेंज कर करके अभी हाल ही में लगभग 1-2 साल के अंदर ही इसका नाम बदल के पुराना जो पहले हुआ करता था प्रयागराज, फिर उसका नाम प्रयागराज रख दिया गया। ओके, प्रयागराज में ही सतलज, कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, गंगा, यमुना और पौराणिक नदी और सरस्वती नदी, 3 नदियां यहाँ पे मिलती हैं। ओके, संगम स्थल है। और यहाँ पे क्या होता है, कुंभ का मेला भी लगता है ना। ओके, चलिए हमारा हो गया सही जवाब। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है गोरखनाथ मंदिर किस शहर में स्थित है, आपको बताना है। गोरखनाथ मंदिर किस शहर में स्थित है। काफी फेमस है ना, हमारे जो
उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो यहीं से बिलोंग करते हैं। ये इसी मठ से ही गोरखनाथ मंदिर जो है यहाँ से ही बिलोंग करते हैं। आपको बताना है कि यह मंदिर कहाँ पे है। पहला ऑप्शन है पटना में, दूसरा कानपुर में, तीसरा गोरखपुर में, चौथा दिल्ली में। आप मुझे इसका आंसर ABCD करके भी दे सकते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा गोरखपुर में ना। कहाँ पे है? गोरखपुर में है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है भारत का पेरिस। अच्छा, ओके ओके। हाँ, भारत का पेरिस किसे कहा जाता है ना? पेरिस, भारत का पेरिस किसे कहा जाता है, आपको ये बताना है। भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? गोरखपुर, पटना, जयपुर या जबलपुर? ओके। जबलपुर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। जयपुर राजस्थान की क्या है? राजधानी है ना, जयपुर। ओके। पटना बिहार की राजधानी है, और गोरखपुर, ओके, गोरखपुर एक शहर है उत्तर प्रदेश का। ओके, आपको बताना है इनमें से कौन सा, किस शहर को भारत का पेरिस कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जयपुर को ना। सवाई राजा जयसिंह ने जयपुर शहर की क्या की थी, स्थापना किए थे। ओके, याद रखना, ये हो जाएगा जयपुर। जयपुर को भारत का पेरिस भी कहा जाता है। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? आपको जीके का प्रश्न है ना ये। गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? रामपुर, सूरत, दिल्ली या फिर जयपुर? आपको बताना है कि इनमें से किसे गुलाबी शहर के नाम से फेमस है ना। इनमें से कौन सा गुलाबी शहर के नाम से फेमस है? चलिए टाइम होता है समाप्त। गुलाबी शहर जो है जयपुर। ओके, सवाई राजा जयसिंह जो थे वो उन्होंने ही जयपुर शहर की क्या कहते हैं, बसाए थे। राजस्थान में है, ठीक है। इसे ही गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है पटना किस नदी के किनारे स्थित है ना। पटना किस नदी के किनारे स्थित है, आपको बताना है। माही नदी, दूसरा गंगा नदी, तीसरा माही नदी, गंगा नदी और साबरमती नदी। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। माही नदी, गंगा नदी, साबरमती नदी या फिर राप्ती नदी? और चलिए आप इसका जवाब ABCD करके भी दे सकते हैं आंसर। हम बता रहे हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। पटना जो है यह गंगा नदी के किनारे स्थित है ना। गंगा नदी किनारे। ओके, गंगा और सोन नदी है जो है, एक दक्षिण से सोन नदी आती है, वो गंगा और सोन नदी मिलती है, उसी के संगम पर ही पटना स्थित है। ओके, पटना शहर स्थित है। इसका नाम, प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र हुआ करता था। तो ये हो जाएगा हमारा सही आंसर, गंगा नदी के किनारे स्थित है। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है ईश्वर का निवास स्थल किसे कहा जाता है? ईश्वर का निवास स्थल। ओके, आप मुझे बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ईश्वर का निवास स्थल किसे कहा जाता है? एक शहर है जिसे क्या कहता है, ईश्वर का निवास स्थल कहा जाता है। आपको बताना है इनमें से कौन सा है। कश्मीर, इस्लामाबाद, प्रयागराज या फिर पटना? आपको बताना है इनमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा। कश्मीर, इस्लामाबाद, प्रयागराज या फिर पटना? मैं 10 सेकेंड का आपको समय दे रहा हूँ। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा प्रयागराज ना। प्रयागराज में ही गंगा, यमुना और पौराणिक नदी सरस्वती नदी तीनों आके यहाँ पे मिलती हैं, संगम है। और यहाँ पे क्या होता है, अ, हर 12 साल में या फिर 11 साल में, आप मुझे कमेंट करके बताइए 11 साल में कुंभ का मेला लगता है या फिर 12 साल में ना। ओके, तो ये हो जाएगा प्रयागराज को क्या बोला जाता है, देवभूमि भी बोला जाता है प्रयागराज को। हालांकि उत्तराखंड को भी देवभूमि बोला जाता है।
चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, नवाबों का नगर किसे कहा जाता है? नवाबों का शहर, ये काफी फेमस प्रश्न है ना। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? लखनऊ, पटना, कानपुर, देहरादून। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही आंसर होगा। लखनऊ, पटना, कानपुर या फिर देहरादून, चारों ऑप्शन में से किस शहर को नवाबों का शहर कहा जाता है? आप इसका जवाब ए बी सी डी करके भी दे सकते हैं। पहला ऑप्शन है लखनऊ, दूसरा पटना, तीसरा कानपुर और चौथा देहरादून। आपको इनमें से बताना है कौन सा, किस शहर को नवाबों का शहर कहा जाता है। मैं 10 सेकेंड वेट करता हूँ आप लोगों के आंसर का। चलिए मैं बताता हूँ इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए, नवाबों का शहर किसे बोला जाता है? लखनऊ को कहा जाता है ना। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? लखनऊ को कहा जाता है। जब मैं अपने इस चैनल पे हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो फिर उसमें मैं बताऊंगा नवाबों का शहर लखनऊ को ही क्यों कहा जाता है ना। क्यों कहा जाता है इसका मैं हिस्ट्री की जब लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा या फिर शेयर करूंगा तो उसमें मैं इसका जिक्र किया करूंगा। ओके, तो ये हो जाएगा लखनऊ। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? लखनऊ को कहा जाता है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? आपको बताना है मसूरी, नैनीताल या फिर कश्मीर घाटी या फिर देहरादून। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा ना। आपको ए बी सी डी करके इसका आंसर देना है। पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? मसूरी, नैनीताल, कश्मीर घाटी या फिर देहरादून। देहरादून कहाँ की राजधानी है? उत्तराखंड की राजधानी है ना। और चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। मसूरी, नैनीताल, कश्मीर घाटी या फिर देहरादून। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा मसूरी। ओके, देहरादून में है ना, सॉरी उत्तराखंड में है मसूरी। ओके, पहाड़ियों की रानी भी इसे कहा जाता है मसूरी को ना। पहाड़ियों की रानी भी कहा जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा सही जवाब। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। और त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? चार ऑप्शन है, मदुरई, दिल्ली, पटना या फिर जयपुर। आपको बताना है इन चारों शहरों में से किस शहर को त्योहारों का शहर कहा जाता है या फिर त्योहारों का नगर कहा जाता है। आप इसका जवाब ए बी सी डी करके भी दे सकते हैं। मैं वेट करता हूँ आपके जवाब का। चलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा मदुरई ना। मदुरई कहाँ पे? आई थिंक तमिलनाडु में है ना मदुरई। ठीक है, उसे क्या बोला जाता है? त्योहारों का नगर बोला जाता है। ओके, तो याद रखिएगा ये त्योहारों का नगर किसे बोला जाता है? मदुरई शहर को ही बोला जाता है ना, मदुरई को। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है? राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है? आप मुझे यस प्राची, ऑप्शन ए इज राइट आंसर ना, मदुरई। ओके, प्राची आपका तबीयत ठीक हो गया कि नहीं? एक दिन मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा था पिछले सेक्शन में तो आपका तबीयत बहुत ज़्यादा खराब था। कुछ सुधार हुआ या नहीं आप मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए ये हो जाएगा। ये राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है? चित्तौड़गढ़, जयपुर, बीकानेर, थार मरुस्थल। ओके, चार ऑप्शन है, चित्तौड़गढ़, जयपुर, बीकानेर या फिर थार मरुस्थल। चित्तौड़गढ़, जयपुर, बीकानेर, थार मरुस्थल, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ऐसा ये जो सारे प्रश्न है ना, इस टाइप के प्रश्न डायरेक्टली एसएससी के बहुत सारे एग्जाम्स में या फिर रेलवे ग्रुप डी और वगैरह वगैरह जैसे पेट एग्जाम में भी ऐसे डायरेक्टली ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और जियोग्राफी से भी। ओके, तो ये बताइए राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है? ओके प्राची, आप हिम्मत नहीं हारना ना, लड़ते रहना साहस पूर्वक। हालांकि वो तबीयत तो किसी का भी खराब हो जाता है। अ, चलिए ठीक है ना, अब जल्दी से ठीक हो जाए, हम ऐसा दुआ करते हैं भगवान से, ईश्वर। ओके, देखिए राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है आपको बताना है। चित्तौड़गढ़, जयपुर, बीकानेर, थार मरुस्थल ना।
चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चित्तौड़गढ़, जयपुर, बीकानेर, थार मरुस्थल ना। देखिए ये हो जाएगा ऑप्शन ए, यस प्राची, आंसर इज राइट आंसर। ये हो जाएगा चित्तौड़गढ़ ना। चित्तौड़गढ़ को क्या बोला जाता है? राजस्थान का गौरव कहा जाता है चित्तौड़गढ़ को, ठीक है। तो जब ये मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो उसमें ये आ जाएगा ना चित्तौड़गढ़, ठीक है। हिस्ट्री जब पढ़ाऊंगा अपने चैनल पे तो फिर उससे मैं इसका जिक्र करूंगा। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है ना। स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है? स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है? लाहौर, अमृतसर, पटियाला, कश्मीर। ओके, स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है? लाहौर, अमृतसर, पटियाला या फिर कश्मीर। चार ऑप्शन दिए हुए, इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा सही होगा। प्राची अगर आप देख रहे हो तो इसका आंसर दीजिए। स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है? लाहौर, अमृतसर, पटियाला या फिर कश्मीर। मैं 10 सेकेंड का आपको समय देता हूँ। आप मुझे इसका जवाब ABCD करके भी दे सकते हैं इसका आंसर। यस प्राची, आपका आंसर सही है ना, अमृतसर। ओके, अमृतसर को कहा जाता है। ये हो जाएगा हमारा सही जवाब। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, चीन का शोक किसे कहा जाता है? आपको बताना है कि चीन का शोक किसे कहा जाता है। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है ना। काफी कई बार मैं इस प्रश्न को शेयर कर चुका हूँ। वांगो नदी, अमूर नदी या फिर मेकांग नदी। मेकांग नदी जो है ना, दक्षिण पूर्व एशिया का क्या बोला जाता है? गंगा बोला जाता है मेकांग नदी को ना। आई थिंक 5 देशों से होकर गुजरता है। ब्रह्मपुत्र नदी, आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। वांगो नदी, अमूर नदी या फिर मेकांग नदी या फिर ब्रह्मपुत्र नदी ना। आपको बताना है इनमें से कौन सी है। यस प्राची, हुआंगो नदी को ना। अब हालांकि इसमें क्या होता है, इस नदी में बहुत ज्यादा बाढ़ आया करता था। वहाँ पे चीन इस नदी के किनारे जो शहर हुआ करते थे वो सब तबाह हो जाया करते थे। हालांकि अब जो है इस पे बांध बना करके चाइना ने बहुत ज्यादा कंट्रोल कर लिया है, अब नहीं आता उसे बाढ़। ओके, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हुआंगो नदी ना, चाइना में है। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है ना। आपको बताना है कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है। ब्राजील, ओके, पाकिस्तान, भारत या फिर ऑस्ट्रेलिया। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा। कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है? ड्यूड शिवम, यस, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को क्या बोला जाता है? कंगारुओं का देश भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश भी कहा जाता है। और चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है ना। किस देश को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है? आपको मैं इसका सही आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए, ABCD करके भी बता सकते हैं। सही दक्षिण का ब्रिटेन किस देश को कहा जाता है ना। दक्षिण का, सॉरी, हाँ, यस, शिवम आपका आंसर सही है ना, ऑस्ट्रेलिया। प्राची आपका भी आंसर सही है। ओके, चलिए दक्षिण का ब्रिटेन किस देश को कहा जाता है ना। सही, आप पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा न्यूजीलैंड, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा क्या है? भारत। आपको बताना है दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है। तो इसमें से सबसे दक्षिण में जो सबसे होगा, सॉरी दक्षिण में नहीं, जो सबसे पूरब में होगा ना। ओके, ऑप्शन यस, न्यूजीलैंड को कहा जाता है ना। प्राची आपका आंसर सही है। क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। दक्षिण का इसे ब्रिटेन भी कहा जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया के पूरब में है ना, ऑस्ट्रेलिया के पूरब में स्थित है। ओके, न्यूजीलैंड का राजधानी कहाँ है? वेलिंगटन है। ओके, और यह विश्व का सबसे दक्षिणतम राजधानी भी है। नो ड्यूड शिवम, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, सफेद हाथियों का भूमि किसे कहा जाता है ना। आपको बताना है कि सफेद हाथियों का भूमि किसे कहा जाता है। किस देश में सफेद हाथियां पाई जाती हैं, वही हो जाएगा सफेद हाथियों की भूमि। सॉरी, क्या हो जाएगा? सफेद हाथियों की भूमि किसे कहते हैं? कमेंट करके बताइए आप। यस, थाईलैंड ना। प्राची आपका आंसर सही है, थाईलैंड को सफेद हाथियों का भूमि भी कहा जाता है। यहाँ पे सफेद हाथियां पाई जाती होंगी, इसीलिए सफेद हाथियों का भूमि कहा जाता है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है,
एक मिनट, इसका आंसर ओके, थाईलैंड को सफेद हाथियों का भूमि भी कहा जाता है। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश को यूरोप का रोगी कहा जाता है ना, किस देश को यूरोप का रोगी कहा जाता है, आपको बताना है किस देश को यूरोप का रोगी कहा जाता है। यूरोप महाद्वीप है और इसी महाद्वीप में स्थित एक देश है। हालांकि जो जो ये देश है ना, वो एशिया महाद्वीप में भी और यूरोप महाद्वीप में भी पड़ता है। उसका अधिकांश भाग एशिया महाद्वीप में पड़ता है। तो मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया है। ऑप्शन है टर्की यानी कि तुर्की, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा फ्रांस, चौथा यूक्रेन। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा। किस देश को ब्रिटेन सॉरी यूरोप का रोगी कहा जाता है। यस, तुर्की को ना। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ना, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तुर्की को ही यूरोप का रोगी कहा जाता है ना। इस्तांबुल जो शहर है ना, इस्तांबुल तुर्की का, वो यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। और बाकी के जो शहर है ना, वो सब के सब कहाँ पड़ते हैं, एशिया महाद्वीप में पड़ते हैं। तो तुर्की को यूरोप का रोगी भी कहा जाता है। और ड्यूड शिवम, आपका आंसर सी क्या है, गलत है। ओके, चलिए फिर अगला प्रश्न में ट्राई कीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, बूढ़ी गंगा किसे कहा जाता है ना, बूढ़ी गंगा किसे कहा जाता है, आपको बताना है बूढ़ी गंगा किसे कहा जाता है। इसका आंसर थोड़ा सा ट्रिकी है ना। मुझे लगता है ये मेरे टाइपिंग करने में गलत हो गया था इसका आंसर ना। तो इसका क्या हो जाएगा, बूढ़ी गंगा किसे कहा जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन के साथ इसका आप आंसर कीजिएगा अगर आपको पता हो तो ना। बूढ़ी गंगा किसे कहा जाता है, कावेरी नदी, सिंधु नदी, या फिर सतलज नदी, या फिर गंगा नदी। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा ना। नो नो, सिंधु नदी को बिल्कुल नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बूढ़ी गंगा किसे कहा जाता है। प्राची, आप मुझे कमेंट करके बताई थी ना इस प्रश्न का आंसर, बोली थी कि भैया आपका आंसर ही गलत है। फिर मैंने रिसर्च किया तो मेरा ये जो प्रश्न है ना, ये भी गलत निकला। तो मुझे लगा आप सही बता दोगी। नो नो, कावेरी नहीं ना। बूढ़ी गंगा किसे कहा जाता है, कावेरी को नहीं कहा जाता है। ये कहा जाता है, गोदावरी नदी को कहा जाता है ना, गोदावरी नदी को। ओके, ये प्राची आपने ही बताया था, आपने ही कमेंट किया था कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोदावरी होगा। तो फिर मैं इस रिसर्च किया तो मेरा ये आंसर क्या, ये जो मेरा प्रश्न था ना, ये गलत निकला। मुझे याद है पूरे अच्छे तरीके से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गोदावरी हो जाएगा। जो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा ना, इनमें से कोई भी नहीं होगा। वैसे मैं चेक करता हूँ कौन सा लगा है। हालांकि कावेरी को ही मैक्सिमम लोग लगाए हैं, परंतु इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोदावरी नदी हो जाएगा। गोदावरी नदी को क्या बोलते हैं, बूढ़ी गंगा भी बोलते हैं गोदावरी नदी को। ओके, आप मेरे इस प्रश्न से सहमत है ना। हाँ, ओके प्राची, कोई बात नहीं ना। अगले प्रश्न में चलिए। ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला प्रश्न भी है। दक्षिण का गंगा किसे बोलते हैं, दक्षिण का गंगा, दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा। थोड़ा सा इसमें भी कंफ्यूजन वाला होता है ना। इसका अभी मैं जिक्र करूंगा आगे। तो देखिए हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, इस प्रश्न को छोड़ रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मूसी नदी किस शहर से होकर गुजरती है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा ना। पहला हैदराबाद, दूसरा दिल्ली, तीसरा लखनऊ, चौथा इंदौर। ओके, आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, किस शहर से होकर के मूसी नदी बहती है ना। आपको बताना है किस शहर से होकर के बहती है। ओके, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला हैदराबाद, दूसरा दिल्ली, तीसरा लखनऊ, चौथा इंदौर। आपको बताना है। यस, हैदराबाद जो है ना, मूसी नदी के किनारे स्थित भी है। ओके, आपका प्राची आंसर सही है ना। चार लोग लाइव देख रहे हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए मुझे, आंसर बताइए कमेंट करके, या फिर नहीं है तो फिर बात ही कीजिए कमेंट के बहाने ना। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हैदराबाद। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है ना। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है। यस ड्यूड शिवम, आपका आंसर सही है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, हैदराबाद ना, हैदराबाद इज राइट आंसर। देखिए लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है, आपको बताना है कमेंट करके। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है, आपको बताना है। अगर आप लखनऊ जाते होंगे तो रास्ते में वो नदी पड़ती है ना। हमारे यहाँ गोरखपुर से अगर आप होकर लखनऊ जाएंगे तो रास्ते में वो नदी पड़ेगी। यस, गोमती नगर एक्सप्रेस ना, गोमती नगर एक्सप्रेस गोरखपुर से लखनऊ के बीच में चलती है गोमती नगर एक्सप्रेस। और राइट आंसर गोमती हो जाएगा ना। ड्यूडी आपका भी आंसर सही है और प्राची आपका भी आंसर सही हो जाएगा। ये हो जाएगा
गोमती। ओके, गोमती क्या हो जाएगा? राइट आंसर, गोमती नदी के किनारे बसा है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, आपको बताना है कि दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है ना। दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है? काफी फेमस नदी है, प्रदूषण के मामले में लेकर काफी न्यूज में भी रहती है। तो आपको बताना है दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है। दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। पहला ऑप्शन है कावेरी, दूसरा है राप्ती, और राप्ती जो है ना ये कहाँ पे है अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में। और ये क्या है? गंडक सदानीरा नदी है ना। सदानीरा मतलब उस नदी को बोलते हैं जो वर्ष भर बहती रहती हैं। हालांकि जो और भी नदियां वो भी हैं, जैसे यमुना नदी भी सदानीरा नदी ही है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही ऑप्शन हो गया। मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ। आप इसका जवाब ABCD करके भी दे सकते हैं। यस प्राची, आपका आंसर सही है। क्या हो जाएगा? यमुना नदी। ओके, यमुना नदी क्या है? यमुना नदी के किनारे ही दिल्ली बसा हुआ है ना। और ताजमहल के, सॉरी, कहाँ से? ताजमहल के पीछे से या लाल किला से होकर गुजरता है ना। मैं गया नहीं हूँ हालांकि दिल्ली, तो मुझे नहीं पता। ओके, चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यमुना नदी हो जाएगा ना। यमुना नदी दिल्ली किस नदी किनारे बसा है? यमुना नदी किनारे बसा है, याद रखना है। चलिए हम चलते, हाँ, जो राप्ती है ना, राप्ती ये हमारे गोरखपुर से होकर गुजरती है ना। गोरखपुर जो शहर है वो राप्ती नदी के किनारे ही है ना। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, आगरा किस नदी के किनारे बसा है? आपको बताना है आगरा। आगरा किस नदी के किनारे बसा है? नो ड्यूड शिवम, गंडक नहीं होगा ना। सरयू? अरे सरयू तो ऑप्शन में है ही नहीं। सॉरी, सरयू तो ऑप्शन में है ही नहीं। आगरा किस नदी के किनारे बसा है, आपको बताना है कमेंट करके। मैं वेट करता हूँ आपका 10 सेकेंड। आज इंटरनेट भी बढ़िया चल रहा है ना। तो क्या हो जाएगा? यस प्राची, आपका आंसर सही है। प्राची, आपका आंसर सही है, यमुना नदी हो जाएगा ना। यमुना नदी के किनारे ही आगरा, आगरा का ताजमहल भी यमुना नदी के किनारे ही है ना, याद रखना। ओके, तो आगरा कहाँ पे? यमुना नदी किनारे है। ओके, चलिए इसे याद रखिएगा। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। ताजमहल किसने बनवाया था, आप मुझे कमेंट करके बताइए। ताजमहल किसने बनवाया था ना। मैं क्या गलत किया हूँ? सॉरी 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 सॉरी, बाई मिस्टेक हो गया, बाई मिस्टेक हो गया, मैं ध्यान नहीं दिया हूँ। यमुना नदी हो जाएगा ना। आगरा किस नदी किनारे है? यमुना नदी किनारे है, मैं ध्यान नहीं दिया हूँ, बाई मिस्टेक हो गया, टाइपिंग मिस्टेक टच हो गया है। ये हो जाएगा ना, आगरा यमुना नदी किनारे से था, सॉरी। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न में। मैं पूछा था ना ताजमहल किसने बनवाया था, आपको कमेंट करके बताना है कि ताजमहल किसने बनवाया था। ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। चार ऑप्शन दिया है ना। मेरे ऑप्शन से पहले ही आ गया ना, शाहजहां ने। ओके, सही आंसर है प्राची, आपका आंसर सही है ना। शाहजहां ने बनवाया था ताजमहल, किसके याद में? मुमताज की याद में, उसकी वाइफ थी ना। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, आपको बताना है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, आपको बताना है। यांगसी नदी ना, चाइनीज नेम है तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। और यांगसी नदी, ओके, ब्रह्मपुत्र, मेकोंग या फिर सिंधु नदी, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही आंसर होगा। चारों में से कौन सा सही ऑप्शन होगा? एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? फटाफट कमेंट करके इसका बताइए। ABCD, आप इसका जवाब ABCD करके भी दे सकते हैं। हाँ? यस प्राची, आपका आंसर सही है ना। यांगसी नदी, यांगसी नदी जो है ये चाइना में है। ओके, और यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगसी नदी। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा सही जवाब, यांगसी नदी। और हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा और जो ब्रह्मपुत्र है ना, ये भी आई थिंक टॉप 10 में आता है। विश्व की जो टॉप 10 नदियां है ना, उसमें एक ब्रह्मपुत्र नदी भी आता है ना। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा मेकोंग नदी को क्या बोलते हैं? दक्षिण पूर्व एशिया का गंगा बोलते हैं। और दक्षिण पूर्व एशिया का किसे आप क्या बोलते हैं? गंगा बोलते हैं। और ये दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी भी है ना, गंगा नदी, सॉरी, मेकोंग नदी। ये 4 देशों से होकर गुजरती है ना। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे।
आपको बताना है कि ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। शॉर्ट में बोले तो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। 16 सितंबर, 5 जून, 25 दिसंबर या फिर 1 जनवरी ना। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा। 16 दिसंबर, 5 जून या फिर 25 दिसंबर या फिर 1 जनवरी। आपको बताना है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही आपको चुनना है। फटाफट इसका जवाब दीजिए। 16 दिसंबर, 5 जून, 25 दिसंबर या फिर 1 जनवरी ना। यस। प्राची, ये काफी एग्जाम्स में पूछा जाता है ना ये प्रश्न। मुझे लगता है कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। हमेशा पूछा जाता है एग्जाम्स में। डायरेक्टली मैं भी कई एग्जाम्स में फेस किया हूँ इस प्रश्न को। डायरेक्टली ऐसे ही पूछ लिया जाता है, एकदम सिंपल नॉर्मली। तो ओजोन परत का संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 16 सितंबर को ना। 16 सितंबर को ही ओजोन दिवस भी मनाया जाता है। ओके, 16 सितंबर को ओजोन दिवस भी मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 सितंबर। 16 सितंबर क्या हो जाएगा, ओजोन दिवस हो जाएगा। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, 1 मिनट। 5 जून को क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है ना। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है। और ये 25 दिसंबर को क्रिसमस डे, 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, क्रिसमस डे ना। और 1 जनवरी को क्या होता है, हैप्पी न्यू ईयर आता है ना इन एडवांस में आप लोगों को। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है ना। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, आपको कमेंट करके बताना है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 11 जुलाई या फिर 5 जून। आपको बताना है कमेंट करके। प्राची जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 26 जनवरी, 15 अगस्त, 11 जुलाई या फिर 5 जून ना। 11 जुलाई। यस, 11 जुलाई सही आंसर है ना। यस ड्यूड, शिवम आपका आंसर सही है और प्राची आपका भी आंसर सही है ना। 11 जुलाई को ही मनाया जाता है। ओके, 26 जनवरी तो होगा ही नहीं, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है अपने भारत में। ओके, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, तो बचा 11 जुलाई ना। तो 11 जुलाई क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, पाकिस्तान से आजाद देश वो कौन सा देश है जो पाकिस्तान से आजादी प्राप्त किया था ना। आपको बताना है। देखिए, पाकिस्तान जो था भारत से आजादी प्राप्त किया था। सॉरी, भारत तो कभी गुलाम नहीं बनाया था ना। जो भारत जब आजाद हुआ तो उसी के साथ पाकिस्तान भी आजाद हो गया था। ओके, तो अखंड भारत का वो क्या था, भाग भी था पाकिस्तान। ओके, तो आपको बताना है कि पाकिस्तान से कौन सा देश अलग हुआ था। 4 ऑप्शन है, भारत, नेपाल, बांग्लादेश या फिर श्रीलंका। 4 में से कौन सा सही हो जाएगा ना। भारत, नेपाल, बांग्लादेश या फिर श्रीलंका, आपको बताना है। यस प्राची, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था ना। उसी समय बांग्लादेश भी क्या हुआ था, आजाद हुआ था। किसे, पाकिस्तान से ना। पाकिस्तान से क्या हुआ था, आजाद हुआ था। तो इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। बांग्लादेश इज राइट आंसर। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, भूगोल के पिता किन्हें कहा जाता है ना। भूगोल के पिता किन्हें कहा जाता है, आपको बताना है। भूगोल के पिता किन्हें कहा जाता है, आपको बताना है। मैं 10 सेकंड का आपको समय देता हूँ। ओके, 10 सेकंड का मैं समय देता हूँ, आप मुझे बताइए बताइए भूगोल के पिता किन्हें कहा जाता है। भूगोल का पिता किन्हें कहा जाता है। पहला हिकैटियस, दूसरा वास्को डी गामा, और तीसरा है राजा जयसिंह, चौथा और इनमें से कोई नहीं ना। इनमें से कोई नहीं। आप मुझे कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, आप मुझे कमेंट करके बताइए। पहला ऑप्शन है हिकैटियस, दूसरा ऑप्शन है वास्को डी गामा, तीसरा ऑप्शन है राजा जयसिंह, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि कौन सा सही, किसी भूगोल का पिता कहा जाता है। देखिए, प्राची, जो आपने आंसर दिया ना, इराटोस्थनीज, इन्हें भी भूगोल का पिता और भूगोल का जनक कहा जाता है ना। इराटोस्थनीज ना, आप गूगल कीजिएगा या फिर गूगल कीजिएगा ना, आप इसका गूगल करेंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा। तो उसमें इराटोस्थनीज मिलेगा। लेकिन मेरे पास मुरनान सॉरी महेश वर्णवाल सर का बुक है, और गूगल पे भी मैंने काफी चेक किया है, तो इसका आंसर हिकैटियस भी मिल रहा है।
तो हिकैटियस भी सही है और इराटोस्थनीज भी सही है। ओके, तो दोनों ऑप्शन सही है ना। तो देखिएगा मैंने इसे काफी जिक्र किया है। अगर आप इस प्रश्न में पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो उसका आंसर मैं वहाँ पे पिन किया हूँ। ओके, तो इराटोस्थनीज भी सही है और ये भी सही है ना प्राची, ध्यान रखना। गूगल पे हम करने पे इराटोस्थनीज पा रहे हैं और किताब में हिकैटियस भी लिखा है। ओके, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हिकैटियस हो जाएगा ना। हिकैटियस इज राइट आंसर। ओके, याद रखना है। इराटोस्थनीज भी सही है, वो भी सही है। और चलिए मैं चलता हूँ अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है आर्यभट्टीय। आर्यभट्टी के लेखक कौन है? आर्यभट्टी एक क्या है? पुस्तक है। ओके, उसकी रचना किसने किया था आपको बताना है। 4 ऑप्शन है। नरेंद्र मोदी, तो वो तो नरेंद्र मोदी होंगे नहीं। दूसरा आर्यभट्ट, तीसरा बराहमिहिर। बराहमिहिर जो थे ना। ओके प्राची, ओके ये नोटिस कर लीजिएगा या फिर आप गूगल भी कर लीजिएगा एक बार ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी या फिर आर्यभट्ट या फिर बराहमिहिर या फिर अकबर। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा कि आर्यभट्टी जो बुक है उसकी रचना किसने किया था? आर्यभट्टी जो बुक है उसकी रचना किसने किया था? कमेंट करके फटाक दे बताइए इसका। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, आर्यभट्ट ना, आर्यभट्ट। ओके, जो देखिए आर्यभट्ट और आर्यभट्ट आई थिंक मैं भूल रहा हूँ किसके शासनकाल में थे, परंतु ये जो बराहमेर थे ना ये चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में शामिल थे। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के जो 9 रत्न थे, नौ वो क्या थे? विद्वान थे, उनमें एक क्या थे? बराहमिहिर भी शामिल थे ना। तो याद रखना है। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य, सॉरी चंद्रगुप्त द्वितीय, मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे ना, वो नहीं। ओके, तो आर्यभट्ट के लेखक कौन है? सॉरी, आर्यभट्ट के लेखक कौन है? आर्यभट्ट है, ये याद रखना है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है ना। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है आपको कमेंट करके बताना है। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? पहला गोरखपुर, दूसरा पटना, तीसरा लखनऊ, चौथा दिल्ली। इसका भी क्या है? इसका भी शायद आई थिंक प्रश्न ये गलत ही है। मैं करंट अफेयर से थोड़ा अपडेट नहीं था इसमें लेकर। तो ओके, चलिए फिर भी बताइए, आपको पता होगा कुछ भी हो। क्या हो जाएगा? विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है गोरखपुर, दूसरा पटना। यस प्राची, गोरखपुर है ना। गोरखपुर है, हालांकि हुगली में है ना। हुगली में भी एक हुगली, आई थिंक हुगली, मैं नाम भूल रहा हूँ, हुगली में होगा या फिर आंध्र प्रदेश में एक रेलवे स्टेशन है। अब वर्तमान में वो सबसे लंबा है, मैं नाम उसका भूल रहा हूँ। वर्तमान में वो विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। यस, 7 लोग लाइव देख रहे हैं ना। मुझे लग रहा है कि अब तक मैं जितना भी क्लास लाइव लिया हूँ उसमें का सबसे अधिक इसी वीडियो में लाइव देख रहे हैं। 7 लोग लाइव देख रहे हैं, कमेंट कीजिए फटाक फटाक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा हो जाएगा? हालांकि इस प्रश्न जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इस ऑप्शन के माध्यम से क्या हो जाएगा? गोरखपुर हो जाएगा ना। इस ऑप्शंस में जो दिए हुए हैं इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन के आधार पे गोरखपुर हो जाएगा, परंतु इसका आंसर मैं बाद में फिर प्रश्न शेयर कर दूंगा मैं अपने कम्युनिटी टैब में। ओके, उसमें मैं बता दूंगा कि कौन सा विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। ओके, चलिए हम चलते हैं। यस, हुगली में ही है ना। आयुषी गोरखपुर, ये भी सही है। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन आपको बताना है कहाँ पे? भारत में। हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं ना। तो सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है आपको बताना है। अवध एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस, हिमसागर एक्सप्रेस या फिर इनमें से कोई नहीं आपको बताना है। अवध एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस, हिमसागर एक्सप्रेस या फिर इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शंस दिए हैं। यस ड्यूट शिवम, थैंक यू। कमेंट कराइए आप सब लोगों से ना, अच्छा लगेगा बातें करने में। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? आयुषी सिंह, जल्दी जवाब दीजिए इसका। आप बोल रहे थे ना हिस्ट्री पढ़ाने के लिए, और फिर हालांकि मैं पीडीएफ तैयार कर रहा हूँ, जैसे तैयार हो जाएगा मैं क्लासेस लेना शुरू कर दूंगा। ओके, शुरू करूँगा कहाँ से? प्राचीन इतिहास से। प्राचीन इतिहास से पाषाण काल होता है ना, पाषाण काल, वहीं से मैं शुरू करूँगा हिस्ट्री पढ़ाना। तो ये देखिए, ये क्या हो जाएगा? सॉरी, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? कहाँ पे? भारत में।
विवेक एक्सप्रेस। ओके, यस प्राची, आपका आंसर सही है, अवध एक्सप्रेस। यस, अवध एक्सप्रेस का, हाँ हाँ सुने होगे ना। है, अवध एक्सप्रेस भी है। ओके, जो लखनऊ वाला क्षेत्र ना, वो लखनऊ का एक नवाब हुआ करता था, वाजिद अली शाह। ठीक है, उसके पहले में एक अवध क्या था, एक सल्तनत हुआ करता था अवध। वहाँ का शासक कौन था? सुजाउद्दौला, आई थिंक सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला या सिराजुद्दौला, नो सुजाउद्दौला ही हुआ करता ना। वो सुजाउद्दौला अवध का ही नवाब हुआ करता था। ओके, तो याद रखना अवध का नवाब कौन था? सुजाउद्दौला था ना। मैं हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा, नहीं तो काफी लंबा टॉपिक हो जाएगा, फिर वहां पे चला जाऊंगा। ये जगह सबसे लंबी दूरी तय करने वाली कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस। ये कहाँ पे? आई थिंक असम के डिब्रूगढ़ से लेकर के ये फिर आई थिंक कन्याकुमारी तक जाता है ना। असम से डिब्रूगढ़ से लेकर के कन्याकुमारी तक पूरा जाता है, इधर पूरब से शुरू होके उधर दक्षिण तक जाता है। तो याद रखना है, ये हो जाएगा विवेक एक्सप्रेस। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। आपको बताना है कि भारत में पहली ट्रेन कब चली थी? सुनोगे ना आप जल्दी जल्दी, जब जैसे जैसे आपका क्लास ऊपर जाता जाएगा आप सुनते जाओगे। तो ये हो जाएगा, भारत में पहली ट्रेन कब चली थी? आपको बताना है, लॉर्ड डलहौजी, काफी फेमस है ना। उसी के समय में भारत में सबसे पहली बार ट्रेन चला था। सबसे पहली ट्रेन कब चला था? लॉर्ड डलहौजी, गवर्नर जनरल थे ना लॉर्ड डलहौजी, सॉरी, कब हुआ था आपको बताना है, कब है। यस, गवर्नर जनरल थे ना, लॉर्ड डलहौजी कौन थे? गवर्नर जनरल। प्राची, आपका आंसर सही है ना। 1853 में मुंबई से लेकर के थाने के बीच में, आई थिंक 34 किलोमीटर ना, मुंबई से लेकर के थाने के बीच में 34 किलोमीटर चला था। 1853 में गवर्नर जनरल कौन थे? ये याद रखना, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चला था। यस, ड्यूड शिवम, आपका आंसर सही है ना। ड्यूड शिवम, आपका आंसर सही है, ये हो जाएगा। और प्राची, आपका भी आंसर सही है, 1853 में। तो ये हमारा हो जाएगा। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए, जो पहली ट्रेन चली थी, कब चली थी? उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे ना, याद रखना है, लॉर्ड डलहौजी काफी फेमस है। और हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेल किस प्रांत में चली थी? अभी जस्ट मैंने ऊपर जिक्र किया था ना कि कहाँ से कहाँ तक। अब मैं फिर से दोबारा नहीं बोलूंगा, नहीं तो उसी में आंसर ही है ना। अ, जो बंबई प्रांत में, मद्रास प्रांत में, या फिर बंगाल प्रांत में, या फिर इनमें से कोई नहीं, आपको बताना है। चारों ऑप्शन में से कब सही होगा ना। उन लोगों को नींद आ रहा होगा ना प्राची, हालांकि आपका भी तबीयत खराब है फिर भी पढ़ रही हो उतना। ओके, चलिए, ये क्या हो जाएगा? भारत में पहली रेल किस प्रांत में चली थी? आपको बताना है कौन सा सही आंसर हो जाएगा। तारा देवी कहाँ पे है ये? अभी तो कमेंटे नहीं की। यस, मुंबई प्रांत में ना, मुंबई से लेकर के थाने के बीच में चला था, जो वो वाला क्षेत्र था, गुजरात वाला रीजन। और ये पूरा मुंबई वाला रीजन ना, ये मुंबई प्रेसिडेंसी हुआ करता था, मुंबई प्रांत हुआ करता था वहीं पे। और सबसे पहला ट्रेन चला था मुंबई से लेकर के थाने के बीच में चला था 1853 में। लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल थे ना, याद रखना है, लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल थे। आह, चलिए, तो ये हो जाएगा हमारा सही आंसर, बम्बई प्रांत में ना। चलिए हम चलते हैं अपने अगले अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रांड ट्रक रोड किसने बनवाया था ना? ग्रांड ट्रक रोड किसने बनवाया था? ग्रैंड ट्रक रोड किसने बनवाया था? अ, अब प्राची, नींद ना आए ना तो बस किताब ऐसे रखो, ऐसे पढ़ते पढ़ते सोओगे, जब भी किताब पढ़ते सोओगे बड़ा जल्दी नींद आ जाएगा। ओके, तो पढ़ते पढ़ते सोइए, खूब मस्त नींद आएगा। तो देखिए, ग्रांड ट्रक रोड किसने बनवाया था? आपको बताना है, सिकंदर, अशोक मौर्य, और शेर शाह सूरी, या फिर गांधी जी। गांधी जी ना। सॉरी, मैंने देखा नहीं ना, ड्यूड शिवम मैंने कमेंट देखा नहीं वो। तारा कौन कौन है ये? तारा देवी जी का है। वो जगह ऑप्शन ए था ना, उनका भी आंसर सही था। मैं सॉरी इसके लिए, मैं देखा नहीं था वो कमेंट।
यस प्राची, शेरशाह सूरी ना, शेरशाह सूरी आयुषी, आपका भी आंसर सही है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर ना, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और ऑप्शन सी यस शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी क्या है, सही आंसर है। प्राची आपका भी आंसर सही है और आयुषी सिंह आपका भी आंसर सही है ना। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल, आपको बताना है। रेल भी है, भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल कौन सा है, आपको बताना है। रेल भी उससे चलती है और ऊपर सड़क भी है ना। अभी आई थिंक 2020 उसके आसपास ना, तो 2021 में ही इसका निर्माण कंप्लीट हुआ था। ऑप्शन हावड़ा ब्रिज, नो हावड़ा ब्रिज नहीं है ना, हावड़ा ड्यूड शिवम हावड़ा ब्रिज नहीं है। और लगता है आप पिछले वाला आंसर दे रहा है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप मुझे कमेंट करके बताइए। पहला ऑप्शन है बोगीबिल ब्रिज, भूपेन हजारिका ब्रिज, हावड़ा ब्रिज, या फिर इनमें से कोई नहीं। प्राची आपका आंसर सही है ना, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। या फिर अभी देखते हैं आयुषी सिंह का आंसर या फिर ड्यूड शिवम का भी आंसर ना, क्या हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल कौन सा ना, आपको बताना है। भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल, आपको बताना है भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल ना। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ड्यूड शिवम ऑप्शन ए इज राइट आंसर ना, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या है, सही है। ये हो जाएगा बोगी बिल ब्रिज ना, बोगी बिल ब्रिज। इसे क्या होता है, ट्रेन भी चलती है और ऊपर रास्ता भी है। और ये क्या है, आई थिंक भारत का सबसे लंबा ना रेल पुल ब्रिज है। ओके, याद रखना है बोगी बिल ब्रिज। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, भूपेन हजारिका सेतु, भूपेन हजारिका सेतु की लंबाई कितनी है ना, की लंबाई कितनी है। आयुषी सिंह ऑप्शन बी, नहीं भूपेन हजारिका ब्रिज है ना, वो भारत का सबसे लंबा ब्रिज है ना। आयुषी आपका आंसर जो बोल रही हो, और देखिए आयुषी आपने ऑप्शन बी बोला ना, भूपेन हजारिका सेतु, यह केवल ब्रिज है ना जिसपे केवल गाड़ियां चलती हैं। तो ये क्या है, भारत का सबसे लंबा ब्रिज है। ये कौन सा है, भूपेन हजारिका ब्रिज, भारत का सबसे लंबा ब्रिज है ना। ओके, वो था रेल सहित, उसमें रेल भी चलता है और ऊपर गाड़ियां भी चलती हैं, तो वो वाला था ना बोगीबिल ब्रिज। वो क्या है, भारत का सबसे लंबा रेल सहित सड़क पुल था। ओके, चलिए ध्यान देना इस पे। हमारा अगला प्रश्न है, भूपेन हजारिका सेतु की लंबाई कितनी है। प्राची सिंह आपका आंसर सही है ना, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 9.15 किलोमीटर। ओके, ओके ड्यूड शिवम, कोई बात नहीं ना। झूठ बोलते हैं, मैं क्या झूठ बोला हूँ। हाँ यस, आप प्राची जी, आप मुझे लगता है कि मैं जब पहले दिन से कमेंट में और कम्युनिटी पोस्ट में एक प्रश्न शेयर किया था ना, तब से ही आप जुड़ी हुई हो ना मुझसे, तब से आप जुड़ी ही हुई हो। ओके, तो ये हो जाएगा भूपेन हजारिका सेतु की लंबाई 9.15 किलोमीटर है ना, याद रखना। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, लोहित किस नदी की सहायक नदी है ना, लोहित किस नदी की सहायक नदी है। मुझे लगता है कि प्राची आप देखिए, सबसे पहले मैं मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न शेयर करना शुरू किया था, मॉडर्न हिस्ट्री, फिर पूरा पॉलिटी मैंने शेयर किया, पॉलिटी लक्ष्मीकांत सर का जो बुक है वो पूरा शेयर किया था। उसके बाद जियोग्राफी का मैं शेयर कर रहा हूँ ना, पिछले 3 महीने से, पिछले 3 महीने से मैं शेयर कर रहा हूँ। तो आप आधुनिक भारत पढ़ ली हो, और अर्थ सॉरी राज्य व्यवस्था पॉलिटी पढ़ ली हो लक्ष्मीकांत, और ये भूगोल भी पढ़ ली हो, यानी कि इस प्रश्नों के माध्यम से काफी ज्यादा आपको रिवीजन की होगी, इसका आपको प्रभाव भी आपको एहसास होता होगा। ओके, ऑप्शन ए, लोहित नदी किस नदी की सहायक नदी है ना, लोहित नदी किस नदी की सहायक नदी है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर ना। सॉरी, ए नहीं, सिंधु नदी बिल्कुल नहीं है ना, सिंधु नदी बिल्कुल भी नहीं है। ये हो जाएगा सोनी मौर्य, ऑप्शन ए बिल्कुल नहीं ना। ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। लोहित नदी क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी है, और लोहित नदी पर ही भूपेन हजारिका सेतु है। भूपेन हजारिका जो ब्रिज है ना, वो लोहित नदी पर ही है। और यह क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी का क्या है, सहायक नदी है लोहित नदी। लोहित नदी अपना जल कहाँ पे जाके, ब्रह्मपुत्र नदी में ही गिराती है।
तो ये हो जाएगा ना। ओके कोई बात नहीं ना, अगर प्रश्न गलत हुआ तो फिर नेक्स्ट अगले प्रश्न में ट्राई कीजिएगा। ओके चलिए हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भूपेन हजारिका सेतु किस नदी पर निर्मित है? जो ये भूपेन हजारिका ब्रिज है ना, यह किस नदी पर बना है? आपको बताना है। मैंने जस्ट अभी ऊपर जिक्र किया है। भूपेन हजारिका जो ब्रिज है वह किस नदी पर बना है? पहला ऑप्शन यमुना नदी, दूसरा सतलज नदी, तीसरा लोहित नदी, चौथा और सिंधु नदी। आपको बताना है। यस, प्राची का आंसर सही था ना? ऑप्शन सी राइट आंसर प्राची का। मैं जल्दीबाजी में देख नहीं पा रहा हूँ। ओके प्राची का आंसर सही था। ओके यस आयुषी सिंह, आप भी कम्युनिटी पोस्ट में आंसर देती हैं, तो इसका आंसर बताइए कौन सा सही होगा ना? भूपेन हजारिका सेतु किस नदी पर निर्मित है ना? ऑप्शन सी यस आयुषी सिंह, आपका आंसर सही है। और प्राची आपका भी आंसर सही है ना, लोहित नदी पे ना। लोहित नदी पर है ना, ये है लोहित नदी पे। जो भूपेन हजारिका सेतु है ये कहाँ पे है? लोहित नदी पे है। यमुना नदी तो वैसे भी कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। सतलज पंजाब में बहती है ना। और सिंधु नदी ये पाकिस्तान से होकर गुजरती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? लोहित नदी। ओके सॉरी, ये हो जाएगा। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। आपको बताना है कि पोरबंदर शहर किस राज्य में है? पोरबंदर शहर किस राज्य में है? बी नहीं सोनी, आपका आंसर गलत है ना। बी नहीं होगा। ये कौन सा जगह? पोरबंदर शहर किस राज्य में है आपको बताना है। पोरबंदर शहर किस राज्य में है? अब बी तो बिल्कुल नहीं होगा ना, बी बिल्कुल नहीं होगा। आयुषी सिंह आप बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पोरबंदर शहर। अरे एक मिनट, ऑप्शन सी बोली थी क्या? यस अगर आप इसका आंसर बोली थी ना तो सही है। लोहित नदी वाला जो बोली थी ना, वो अगर ऑप्शन सी वो सही है। ओके आपको बताना है, इसका आंसर दीजिए। पोरबंदर शहर किस राज्य में है ना? प्राची आपका आंसर सही है, गुजरात। और शिवम ड्यूड आपका भी आंसर सही है ना, गुजरात। अच्छा गुजरात की राजधानी कहाँ है? आप मुझे कमेंट करके बताइए, गुजरात की राजधानी कहाँ है? आपको बताना है गुजरात की राजधानी कहाँ है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो पोरबंदर शहर कहाँ पे है? गुजरात में है ना, गुजरात। ओके पोरबंदर। अच्छा पोरबंदर में ही गांधी जी का जन्म भी हुआ था ना, पोरबंदर में ही गांधी जी का जन्म भी हुआ था। यस सोनी, आपका भी आंसर सही है ना, आपका भी आंसर सही है, गुजरात। ओके तो याद रखना है पोरबंदर में ही गांधी जी का जन्म हुआ था। कब कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ना, 1969 में। ओके 2 अक्टूबर 1969 में गांधी जी का जन्म हुआ था। कहाँ पे? पोरबंदर में ही हुआ था। ओके चलिए तो याद रखना, इसीलिए ये फेमस है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, पोरबंदर गुजरात में है और सिलचर आसाम में है ना, कुछ जोड़ते हैं। आपको बताना है कि इन दोनों स्थानों को जोड़ने वाला वो ये हो जाएगा। आयुषी सिंह आपका आंसर ए यस, गुजरात तो सही था ना, गुजरात सही था। और प्राची यस, प्राची बड़े लंबे दिनों से पढ़ती है ना, तो इसलिए उनको आंसर सारा याद हो गया होगा इन सारे प्रश्नों का। अहमदाबाद नो, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है ना। देखिए प्राची का ये वाला आंसर गलत हो गया। शिवम इसका आंसर गलत हो गया। आयुषी सिंह गांधीनगर यस, गांधीनगर। और ड्यूड शिवम आपका भी आंसर सही है ना, गांधीनगर। यस ये हो जाएगा ना। सोनी आपका भी आंसर यस, पूरा पश्चिम गलियारा ना। देखिए जो ये पोरबंदर है ना, पोरबंदर गुजरात में है, ये कहाँ पे है? पश्चिम में है। और सिलचर कहाँ पे है? ये है सिलचर कहाँ पे है? सिलचर है आसाम में है ना, आसाम में है। ओके सिलचर कहाँ पे है? आसाम में है। तो ये ओके कोई बात नहीं ना, मिस्टेक जल्दीबाजी में हो गया है। ओके ओके कोई बात नहीं। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पूरब पश्चिम, पूरब पश्चिम गलियारा। ओके पूरब पश्चिम गलियारा। और ये पूरब से लेके पश्चिम तक कितना किलोमीटर लंबाई है? 2914 किलोमीटर लंबा है ना। ओके चलिए अभी मैं आगे जिक्र करूंगा इसका। तो ये हो जाएगा पूरब पश्चिम गलियारा। ओके तो दोनों को जोड़ता है। और सोनी आपका आंसर सी, नहीं ये तो नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा ड्यूट से हम गुजरात से हैं आप भी। चलिए
हमारा अगला प्रश्न है, अटल टनल किस दर्रे से होकर गुजरता है? दर्रा उसे बोलते हैं ना जो दो पहाड़ियों के बीच में एक क्या होता है, पतला सा संकरा सा संकरी सी क्या होता है, एक रास्ता होता है, उसे क्या बोलते हैं, दर्रा बोलते हैं। ओके, उस रास्ते से कभी ना कभी कहाँ पर नदियां बह रही होंगी ना, उस रास्ते से कभी ना कभी कोई नदी बह रही होगी, अब वह अपना डायरेक्शन मोड़ ली होती है, तो जिससे क्या होता है, इसमें वहां पे रास्ते का एक निर्माण हो गया होता है ना, दो पहाड़ियों के बीच में एक पतला सा क्या होता है, दर्रा होता है, रास्ता होता है ना। यस, 7 लोग देख रहे हैं ना, बहुत अच्छा लग रहा है कि आज पहली बार इतने ज्यादा लोग देख रहे हैं। और ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर ना, रोहतांग दर्रा। अटल टनल किस दर्रे से गुजरता है, रोहतांग दर्रा ना। ओके, अटल टनल, टनल क्या है, एक सुरंग है ना, उसके रास्ते से क्या होता है, रास्ता बना हुआ है काट करके ना, तो याद रखना है। और चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, आयुषी सिंह, आपका आंसर सही है क्या? यस, आयुषी सिंह आपका आंसर सही है ना, ऑप्शन ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बी, ये कौन सा बी वाला? अरे नहीं, पालघाट थालघाट भोरघाट ये दक्षिण भारत में है ना, पालघाट थालघाट और भोरघाट ये कहाँ पे है, दक्षिण भारत में है, याद रखना। और ये क्या हो जाएगा, रोहतांग, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन बी, इसका है ऑप्शन बी। चलिए इसका इसका आंसर दीजिए जो अभी स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। आपको बताना है कि श्रीनगर और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला वो कौन सा रास्ता है, आपको बताना है। श्रीनगर कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है, और कन्याकुमारी कहाँ पे है, तमिलनाडु में ना। तो श्रीनगर कहाँ पे है, इधर है, जम्मू कश्मीर में है, और तमिलनाडु में क्या है, कन्याकुमारी। ये आपको बताना है कि इन दोनों को कौन सा रास्ता जोड़ता है, इन दोनों को कौन सा रास्ता जोड़ता है। पहला है उत्तर दक्षिण गलियारा, दूसरा है पूरब पश्चिम गलियारा, और तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, यानी कि 1 एंड 2 बोथ, और चौथा ऑप्शन है ना तो एक ना ही दो। आपको बताना है प्राची, आपका ऑप्शन ए। ओके, हम थोड़ा सा और ऑप्शंस का इंतजार करते हैं, आंसर का इंतजार करते हैं। तो ऑप्शन ए आप प्राची जी का, और चलिए हम लोग कुछ और जिक्र करते हैं फिर भी। और श्रीनगर क्या है, कन्याकुमारी जो है ना, भारत का जो मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि ना, अंडमान निकोबार को छोड़ रहे हैं अभी। ओके, जो मुख्य भूमि है उसका सबसे दक्षिणी किनारा है जम्मू कश्मीर, सॉरी कन्याकुमारी ना, कन्याकुमारी क्या है, एकदम दक्षिणी किनारा है। और जो ये इंदिरा काल क्या है, इसमें लद्दाख यूनियन टेरिटरीज है ना, केंद्र शासित प्रदेश, वहां पे पड़ता है ये अ, इंदिरा काल। ये क्या है, सबसे उत्तरी बिंदु है, सबसे उत्तरी बिंदु है, तो याद रखना। यस, आयुषी सिंह आपका आंसर सही है ना, आपका आंसर आयुषी सिंह आपका भी सही है, और प्राची जी का भी आंसर सही था। और ड्यूट शिवम ऑप्शन सी बोल रहे हैं ना, सी बिल्कुल नहीं है ना, तो ये हो जाएगा दक्षिण उत्तर दक्षिण गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा इज राइट आंसर। ओके, तो देखिए उत्तर दक्षिण भी है ना, उत्तर दक्षिण भी है दोनों, ऐसे भी मालूम चल जाएगा। ओके, तो ये जाएगा हमारा उत्तर दक्षिण गलियारा। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत किन महानगरों को जोड़ा गया है? सॉरी, इसका आंसर देख लिए होंगे आप लोग। ओके, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत किन महानगरों को जोड़ा गया है, महानगर ना, आपको बताना है कौन कौन सा सही हुआ। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। बेंगलुरु भी महानगर में ही आता है ना, बेंगलुरु भी महानगर ही है। हालांकि बेंगलुरु भी इस जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, यानी कि जो रास्ता बनाया गया है चतुर्भुज नुमा, उनको जोड़, इन सारे शहरों को जोड़ने के लिए आपको बताना है कि कौन कौन से ये जो शहर है उस स्वर्णिम चतुर्भुज जो रास्ता है उस पे स्थित है, आपको बताना है ना। चलिए इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, या फिर उपरोक्त सभी। मैं 10 सेकंड का आपको समय देता हूं, आप मुझे कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, बी, सी, डी भी करके आप इसका आंसर दे सकते हैं। पहला दिल्ली मुंबई, दूसरा चेन्नई, चौथा कोलकाता, और पांचवा उपरोक्त सभी। हाँ, यस, ये हो जाएगा। यस, आंसर पहले ही दिख गया, मैं हटा नहीं पाया उसको, तो ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी ना, उपरोक्त सभी। मेरी बहन उससे पहले ही आंसर लगाई हुई थी ना, सिस्टर उसमें पहले ही आंसर लगाई हुई थी, मैं उसको ध्यान नहीं दे पाया हूँ। ओके,
तो ये हो जाएगा उपरोक्त सभी जो सर है ना, वो सारे के सारे क्या है, आयुषी आपका भी आंसर सही है। कॉम्पिटिटिव स्टडी, हेलो कॉम्पिटिटिव स्टडी, देखिए प्राची और क्या ड्यूट शिवम ना, आप लोग इनको भी सपोर्ट कर दीजिएगा। ये जो मैडम है ना, ये पढ़ाती है आई थिंक चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड पढ़ाती हैं, और मुझे लगता है कि बीएड वगैरह में ये सिलेबस जो है पढ़ाया जाता है, तो काफ़ी अच्छा क्लास लेती हैं। आप लोग चाहें तो इनके चैनल पे जा करके क्लास कर सकते हैं। हालांकि वो हायर लेवल का क्लास है, मुझे जो ग्रेजुएशन कर लेते हैं या फिर उसके बाद बीएड करते हैं, उन लोगों के लिए वो क्लासेस हैं। आप लोग फिर भी आप सपोर्ट करने के लिए जो है मैम कॉम्पिटिटिव कंपटीशन स्टडी, आप इनको भी सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए आईसी आपका आंसर सही है ना, ऑप्शन डी। प्राची आपका भी आंसर सही है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ओके, और 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 आयुषी सिंह, ऑप्शन डी आपका भी आंसर सही है ना। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास एवं प्रबंधन किस मंत्रालय के अधीन है ना। आपको बताना है जो नेशनल हाईवे होते हैं ना, जो नेशनल हाईवे होते हैं, जो दो राज्यों को जोड़ते हैं, दो राज्यों से होकर गुजरते हैं, कई राज्यों से होकर गुजरते हैं। ओके, और नेशनल हाईवे होते हैं वो, उनका देख रेख, उनका संरक्षण कौन सा मंत्रालय करता है ना। हालांकि नाम से ही आपको पता चल गया होगा। यस, कंपटीशन स्टडी, आप मेरे प्रश्नों पे कमेंट किया कीजिएगा, उससे भी आपके जो सपोर्ट्स है ना वो आप बढ़ेंगे। देखिए आप प्राची सिंह पूछ भी रही हैं। देखिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन रक्षा मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन गृह मंत्रालय, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं ना, इनमें से कोई नहीं। तो आपको कमेंट करके बताना है। प्राची ऑप्शन ए, यस कंपटीशन स्टडी ऑप्शन ए आपका भी सही है ना। तो यस, ड्यूट शिवम ऑप्शन ए आपका भी आंसर सही है। ओके, हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अभी आयुषी सिंह का नहीं दिया ना इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आयुषी सिंह आप भी आंसर दीजिए इसका। इसका आंसर हो जाएगा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार। ओके, नितिन गडकरी है ना इसमें, केंद्रीय परिवहन मंत्री कौन है, नितिन गडकरी। देख रहे हैं ना हमारे सर, अपने पूरे देश में कितनी ज्यादा सड़कों का निर्माण हो रहा है ना, डेली लगभग 40 किलोमीटर लंबी सड़कें डेली बनती हैं इस समय। यस प्राची, मुझे लगता है उनका चैनल अभी बढ़िया से बना नहीं है ना, वो बैनर भी नहीं लगाई हैं और कम्युनिटी पोस्ट भी नहीं करती हैं वो, तो मुझे लगता है वो अभी अपना चैनल बढ़िया से बनाई नहीं है। तो यस, आयुषी सिंह आपका आंसर भी सही है ना, ऑप्शन ए। ओके, ये हो जाएगा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। ओके, भारत सरकार, कौन है, नितिन गडकरी है। ओके, हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में कितनी महारत्न कंपनियां हैं, आपको बताना है। वर्तमान में कितनी महारत्न कंपनियां हैं, महारत्न कंपनियां हैं आपको बताना है ना। देखिए, महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न। तो मिनी रत्न छोटी कंपनियां होती हैं, ओके, मिनी रत्न छोटी कंपनी होती हैं, उससे बड़ी नवरत्न कंपनियां होती हैं, और सबसे बड़ी महारत्न कंपनियां होती हैं। ओके, तो वर्तमान में कितनी कंपनियां हैं महारत्न ना, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से सही ऑप्शन है। ऑप्शन 11, 12, 13, 14 आपको कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हैं। प्राची आपका आंसर ऑप्शन ए, यानी कि 11 ना, 11, और फिर आयुषी सिंह ऑप्शन ए। ओके, नो ड्यूट सियोम ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया आपसे। ओके, मुझे लगता है कि आपको अभी आप पढ़े भी नहीं होंगे इतना कि ताकि ये इसका आंसर पता रहे। अगर आप इसके बाद कंपटीशन का स्टडी तैयारी करेंगे तो फिर आपको पढ़ने को मिलेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 11। वर्तमान में भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हैं, 11। ओके, याद रखना है। 11वां जो है मैं उसका नाम भूल रहा हूँ अभी। ओके, तो ये चलिए हमारा, हम अपने चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा नदी सेतु। ये प्रश्न जो है ना आयुषी सिंह के लिए है। अभी इसके ऊपर भूपेन हजारिका वाला सेतु था ना, और सॉरी, बोगीबिल ब्रिज, वहां पे बोल रही थी भूपेन हजारिका सेतु क्या है, बोगीबिल ब्रिज जो है सबसे लंबी बता रही थी ना। ये आयुषी सिंह इसका जवाब देंगी। महात्मा गांधी सेतु, भूपेन हजारिका सेतु, या फिर हावड़ा ब्रिज, या फिर इनमें से कोई नहीं ना। आयुषी सिंह इसका कमेंट कीजिए आप, इसका सही आंसर क्या होगा ना। महात्मा गांधी सेतु ना पहले था, आई थिंक जब नरेंद्र मोदी आए थे ना चुन के 1900 सॉरी 2014 में, उससे पहले
हुआ करता था। गांधी सेतु, महात्मा गांधी सेतु किस पे? गंगा नदी पे बना था ना, गंगा नदी पे बना था। आयुषी ऑप्शन 11, ऑप्शन 1। लगता है आप पुराना वाले प्रश्न का आंसर दे रही है, इसे इसे पिछले वाले प्रश्न का आंसर दे रही है ना। भारत का सबसे लंबा नदी सेतु यानी कि ब्रिज कौन सा है? आपको बताना है। महात्मा गांधी सेतु, ओके, भूपेन हजारिका सेतु, हावड़ा ब्रिज, हुगली नदी पे है ना हावड़ा ब्रिज। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कॉम्पिटिटिव स्टडी। यस, आपका आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नो, नो, ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन ए नहीं, भूपेन हजारिका सेतु होगा ना, भूपेन हजारिका सेतु होगा। ओके, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्राची, यस, प्राची भूपेन हजारिका सही है ना। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, हमें जल्दी अपने सेशन को समाप्त भी करना है। मुझे लगता है अब जल्दी प्रश्न समाप्त होने वाले हैं ना, तो आप लोग बने रहिएगा अंत तक। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? आपको बताना है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। NH-44, NH-16, NH-28। देखिए, जो NH-28 है ना, नेशनल हाईवे 28, ये मेरे गांव से होकर गुजरता है ना। NH-28 मेरे गांव से होकर ही गुजरता है। ये जब कुशीनगर आप जाएंगे ना, कभी कुशीनगर, गोरखपुर, तो इसी NH-28 के किनारे ही ये सब स्थित है ना। कुशीनगर महापरिनिर्वाण स्थली है, यहीं पे बुद्ध भगवान को क्या हुआ था? निर्वाण प्राप्त हुआ था, महापरिनिर्वाण। ओके, यहीं पे यानी उनका डेथ हुआ था ना। और देखिए, ड्यूट शिवम, आपका भी आंसर सही है ना। NH-44 कॉम्पिटिटिव स्टडी, ऑप्शन है, अगर आप इसका आंसर दिए तो आपका भी सही है। और प्राची सिंह, NH-44 ना, यानी कि NH-44 क्या है? सबसे लंबा है। मुझे लगता है कि क्या है, कन्याकुमारी से लेकर के, और ये चला जाएगा कहाँ पे? जम्मू कश्मीर के आगे तक जाएगा ना, वो पूरा क्या है? NH-44 है, याद रखना, NH-44। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ पे है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ पे है? आपको बताना है, गोरखपुर में, पटना में, दिल्ली में, या फिर भोपाल में। गोरखपुर में तो वैसे भी बिल्कुल नहीं होगा, छोटा शहर है। और पटना में भी, ओके, बिहार में है ना। और दिल्ली, भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ पे ना? मध्य प्रदेश की राजधानी आई थिंक भोपाल ही है। चलिए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ पे है? आपको बताना है कमेंट करके। गोरखपुर, पटना, दिल्ली, या फिर भोपाल। आपको बताना है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ पे है। ओके, और ड्यूट शिवम, आपका आंसर सही है ना। ऑप्शन सी, दिल्ली ना। ऑप्शन सी क्या है? दिल्ली। प्राची जी का आंसर देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसको लॉक करते हैं, इस प्रश्न को। ओके प्राची, आपका भी आंसर सही है ना, दिल्ली। ओके, दिल्ली में है ना इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का मुख्यालय। ओके, हेडक्वार्टर बोलते हैं। आपको बताना है कि भारत की वित्तीय राजधानी कौन सा ना, भारत की वित्तीय राजधानी। ओके, भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है? आपको बताना है। नोएडा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। मुंबई, लखनऊ, या फिर गोरखपुर। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा भारत की वित्तीय राजधानी है ना। भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है, ये आप लोग क्लास 6, 7, 8, 9 या फिर 10 ना, एनसीईआरटी की क्लास में, एनसीईआरटी की बुक्स में पढ़े होंगे। भारत की वित्तीय राजधानी कौन सा है? और ड्यूट सीओ मुंबई ना। अभी देखते हैं, अभी देख रहे हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा ना। भारत का वित्तीय राजधानी कौन सा है? मुंबई। यस प्राची, आपका भी आंसर मुंबई आ रहा है। और यस, भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ पे है? मुंबई में है ना। भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ पे है? मुंबई में। आयुषी सिंह, ऑप्शन डी। नहीं, गलत है ना, आयुषी सिंह का गलत है, ऑप्शन डी नहीं होगा। ओके, आप गोरखपुर यूनिवर्सिटी को समझ के मार रही हो क्या? ऑप्शन डी, गोरखपुर ना। ऑप्शन डी नहीं होगा ना, बिल्कुल क्या होगा? मुंबई होगा ना। मुंबई क्या है? भारत की वित्तीय राजधानी है ना, याद रखना। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की प्रशासनिक राजधानी क्या है ना। भारत की प्रशासनिक राजधानी क्या है? आपको बताना है।
यस, कंपटीशन स्टडी, जब मैं प्रश्न शेयर करता हूँ लगभग 50-60 क्वेश्चन हो जाते हैं, फिर उसके बाद मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ ना। इस तरीके से क्या होता है, बना बनाया मटेरियल मिल जाता है मुझे, कोई पीडीएफ नहीं बनाना पड़ता है। पीडीएफ बनाने में बड़ा समय लगता है। हालांकि कोशिश कर रहा हूँ, अभी एग्जाम्स भी चल रहे हैं ना, इसलिए मैं क्लासेस नहीं ले पा रहा हूँ। मैं बहुत जल्दी इतिहास पढ़ाना शुरू करूँगा अपने इस चैनल पे। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और फिर आधुनिक भारत का इतिहास। ओके, और चलिए ये हो जाएगा। भारत की प्रशासनिक राजधानी कौन सा है? ये हो जाएगा दिल्ली ना। दिल्ली, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। दिल्ली, दिल्ली, यस, दिल्ली क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। भारत की प्रशासनिक राजधानी कहाँ पे है? दिल्ली है, याद रखना। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, रेलवे कोच फैक्ट्री किस शहर में है ना? रेलवे कोच फैक्ट्री किस शहर में है? रेलवे कोच फैक्ट्री, कोच ना आपको बताना है कहाँ पे है। जहाँ पे इंजन भी बनाया जाता है ना, रेलवे के इंजन बनाए जाते हैं। और कोच किसे बोलते हैं? उसके जो बागान होते हैं, यानी बोगी, ट्रेन की बोगी जो होता है ना, और एक बोगी होता है, वो बनाने की फैक्ट्री कहाँ कहाँ पे है आपको बताना है। कपूरथला, कपूरथला कहाँ पे? आई थिंक पंजाब में है। रायबरेली उत्तर प्रदेश में है। कंचरापारा आई थिंक पश्चिम बंगाल में होगा या फिर तमिलनाडु में होगा, नॉट क्लियर। ओके, कंचरापारा नहीं पता कहाँ पे है। ओके, उपरोक्त सभी ना, डीड शिवम कपूरथला राइट आंसर ना। कपूरथला भी सही है। देखिए आप, मुझे लगता है कि कपूरथला का नाम ज़्यादा सुने हैं या फिर पढ़े होंगे, लेकिन इसमें जो है ना उपरोक्त सभी, जो सारे के सारे स्थान है ना, कपूरथला, रायबरेली और कंचनापारा, रुके कंचनापारा ना, इन सभी जगहों पे और रेलवे की कोच फैक्ट्री बनाई जाती है ना। और रेलवे की कोच फैक्ट्री बनाई जाती है, जिनमें से ये क्या, रायबरेली जो है ना, रायबरेली उत्तर प्रदेश में, ये काफ़ी आधुनिक है। आधुनिक है ना, काफ़ी ज़्यादा डेवलप है। वो वर्त अभी हाल ही में सबसे बड़ा है बना है ना। तो याद रखना है, उपरोक्त सभी है ना, उपरोक्त सभी है। आयुषी सिंह, और देखिए कपूरथला भी सही आंसर है ना। परंतु ये जो सारे के सारे लोकेशंस है ना, इन सारे लोकेशंस भी वर्तमान में बनती है। ओके, मैंने बुक से इस प्रश्न को सेट किया है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न में। अगर कोई आपको डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा ना। इसमें ये, मुझे जहां तक पता है कि ये सारे के सारे ऑप्शंस क्या है, सही है। उपरोक्त सभी क्या है, सही हो जाएगा। अगर आपको डाउट हो तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं ना। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। कपूरथला शहर किस राज्य में है आपको बताना है। कपूरथला शहर किस राज्य में है? ओके, वेलकम प्राची। हाँ, क्या हो जाएगा, कपूरथला शहर किस राज्य में है आपको बताना है। पटना में, सॉरी पंजाब में, तमिलनाडु में, सिक्किम में या फिर केरल में। अभी जस्ट मैंने ऊपर वाले प्रश्न में इसका जिक्र किया है ना। आपको बताना है कि कपूरथला शहर किस राज्य में है ना। कपूरथला शहर किस राज्य में है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा सिक्किम, चौथा केरल। प्राची, पंजाब, देखते हैं। हाँ, यस, ड्यूड सियोम आपने पकड़ लिया था ना। क्या हो जाएगा, पंजाब। ओके, पंजाब राइट आंसर। आयुषी सिंह का देखते हैं। आयुषी सिंह का भी लगता है सो गई ना। चलिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पंजाब। कपूरथला की कपूरथला कहाँ पे है, पंजाब में है ना। यहाँ पे भी ट्रेन की बोगियां बनती है, इंजन बनते हैं ना। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है। अभी हाल ही में बहुत ज्यादा न्यूज में था ना, लिथियम के बहुत भंडार मिले, लिथियम आयन। और लिथियम में क्या होता है, एक खनिज पदार्थ है, जिससे क्या होता है, जो मोबाइल्स के बैटरी होते हैं ना, मोबाइल्स के बैटरी और वगैरह लैपटॉप के बैटरी, जो बैटरियां बनती है ना, एनर्जी, एनर्जी को क्या करने के लिए, एनर्जी को स्टोर करने के लिए बैटरियां बनती है ना, वो लिथियम से ही बनती है ना। जो वर्तमान में, तो वो आपको बताना है कि लिथियम का एक बहुत बड़ा भंडार मिला है। अ, किस केंद्र शासित प्रदेश में मिला है ना, राज्य में नहीं, केंद्र शासित प्रदेश में मिला है। आपको बताना है कि किस केंद्र शासित प्रदेश में मिला है। ऑप्शन ए आयुषी सिंह, मुझे लगता है कि सही है आपका आंसर। देखते हैं अभी और आगे ना। पता नहीं, ड्यूड सियोम, ओके। न्यूज़पेपर जो पढ़ता होगा उसको पता होगा ना, या फिर जो न्यूज़ देखता होगा उसको पता होगा। प्राची, यस प्राची, अभी जस्ट क्लास खत्म होने वाला है। कुछ प्रश्न ही बचे हैं ना, कुछ प्रश्न ही बचे होंगे, जस्ट खत्म होने वाला है। ओके,
यस, चलिए मैं अब जल्दी जल्दी इस प्रश्न को सॉल्व कराता हूँ। तो इससे क्या हो जाएगा सही आंसर? जम्मू कश्मीर में मिले ना। जम्मू कश्मीर में बहुत सारे, आई थिंक 6 पॉइंट समथिंग ना, क्या मिलियन, मिलियन टन मिले हैं। बहुत बड़ा लिथियम का भंडार मिला है। ओके, और हमें बताना, आपको बताना, अगला प्रश्न है मेटल ऑफ होप। मेटल ऑफ होप किस धातु को कहा जाता है? यूरेनियम, लोहा, एल्युमिनियम, पारा। आपको बताना मेटल ऑफ होप के नाम से जाना जाता है, कौन सा जो है मेटल ऑफ होप के नाम से जाना जाता है? नो, प्राची दीदी पूरा क्लास देख के ही सोएंगी। अभी उनको नींद भी नहीं आएगा, अभी पढ़ना है ना, 2 बजे 4 बजे रात तक पढ़ेंगी, फिर इसके बाद सोएंगी। चलिए, मेटल ऑफ होप के नाम से जाना जाता है कौन सा? यूरेनियम को ना। यूरेनियम को मेटल ऑफ होप के नाम से जाना जाता है। यस प्राची, आपका भी आंसर सही है। आयुषी, आपका भी आंसर सही है ना। ऑप्शन ए राइट आंसर ना। ओके ओके प्राची, मुझे पता था आप यही हो। चलिए, ये क्या हो जाएगा? मेटल ऑफ होप कौन सा हो जाएगा? यूरेनियम। मेटल ऑफ होप कौन सा हो जाएगा? यूरेनियम ना। हमारा अगला प्रश्न है काला शीशा कहा जाता है, किसे कहा जाता है? आपको बताना है काला शीशा किसे कहा जाता है? ग्रेफाइट, कोयला, काजल, या फिर इनमें से कोई नहीं। यस ड्यूट्सियम यूरेनियम सही है ना। यस आयुषी, सोई नहीं हो, मुझे पता है ना। ये हो जाएगा ना। चलिए, इससे क्या हो जाएगा सही आंसर? काला शीशा किसे कहा जाता है? ग्रेफाइट, कोयला, काजल। चार, तीनों के तीनों जो ऑप्शन है ना, काले काले पदार्थ ही है ना, काले काले तब पदार्थ ही है। आपको बताना कि इसमें से कौन सा सही हो जाएगा जिसमें क्या हो जाए काला शीशा कहा जाता है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है जिसे काला शीशा कहा जाता है? ऑप्शन ए यस कंपटीशन स्टडी, आपका भी आंसर सही है ना। ऑप्शन ए प्राची, आपका भी आंसर सही है। ऑप्शन ए ग्रेफाइट को काला शीशा भी कहा जाता है। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। शीशा का मुख्य अयस्क क्या है ना, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शीशा का मुख्य अयस्क क्या है, आपको बताना है। ज्यादा बोल दिया हूँ ना प्राची, मैंने ज्यादा बोल दिया कि 4 बजे रात तक नहीं, मुझे पता है अभी अभी आप सो जाओगे। सो जाना अभी जल्दी, जस्ट जस्ट खत्म होने वाले हैं, कुछ प्रश्न और बचे हैं ना। देखिए शीशा का जो मुख्य अयस्क है ना, यस ड्यूटशियम ग्रेफाइट सही आंसर है ना। यस आयुषी सिंह जगी है तभी तो कमेंट कर रही हैं ना। शीशा का मुख्य अयस्क क्या हो जाएगा? अयस्क ना। देखिए शीशा के अयस्क जैसे कि लोहा होता है ना, लोहा के बहुत सारे अयस्क होते, खनिज होते हैं, खनिज। लेकिन उन सारे खनिज में से जिसमें से हम आसानी से और सस्ते में धातु को अलग कर लेते हैं, तो वो उस धातु का क्या होता है? मुख्य अयस्क कहलाता है। अयस्क ना, अयस्क भी खनिज ही होता है। ओके, तो गैलेना से ही शीशा का प्राप्ति किया जाता है, गैलेना से ही। यस गैलेना, यस सियम ड्यूट सियम, आपका आंसर सही है ना। ऑप्शन ए आयुषी सिंह, आपका भी आंसर सही है ना। आपका भी आंसर सही है। प्राची सिंह पढ़ती हैं तभी तो आपका लगभग 99% से भी अधिक प्रश्न सही हो रहा है ना। ओके, चलिए हमारा अगला प्रश्न है सोना मापा जाता है, आपको बताना है कि सोना किस में मापा जाता है? किलोग्राम, सॉरी किलोग्राम में तो नापा जाएगा, किलोमीटर में, या फिर लीटर में, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर कैरेट। हाँ कैरेट, कैरेट ना। इनमें से किससे सोना नापा जाता है? आपको बताना है कि सोना किससे नापा जाता है। हम्म, आपको बताना क्या है कि सोना किससे नापा जाता है? कैरेट में, किलोमीटर में, या फिर लीटर में, या फिर इनमें से कोई नहीं ना। ऑप्शन ए कैरेट में, आयुषी सिंह ऑप्शन ए कैरेट में। ओके, और ड्यूट शिवम क्लास 8 में पढ़ते हैं ना, तो क्लास 8 में पढ़ते हैं, तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? सोना मापा जाता है किस में मापा जाता है? कैरेट ना, ये हो जाएगा कैरेट सही आंसर। किलोमीटर में तो बिल्कुल है, किलोमीटर में लंबाई नापा जाता है ना, लंबाई। ओके, लीटर में दूध नापा जाता है, दूध, लिक्विड वगैरह ना, या फिर इनमें से तो कोई बिल्कुल नहीं होगा ना। अच्छा ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, खेतड़ी का खान किस राज्य में है? आपको बताना है खेतड़ी का जो खान है वह किस राज्य में है। आपको बताना क्या है? खेतड़ी का जो खान है वह किस राज्य में है। देखना ये जो खेतड़ी का खान है ना, यह खेतड़ी खान जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन, भारत की प्राचीनतम सभ्यता, अब तक की जितना भी खोज हुआ ना, हो सकता है कि भविष्य में कोई ऐसा खोज हो इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी प्राचीन कोई सभ्यता मिल जाए, लेकिन अभी जो फिलहाल है इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता जो है ना, वहां पे ये राजस्थान में है ना। कहाँ पे है? राजस्थान इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजस्थान।
राजस्थान में ये खेतड़ी की खान है ना, यहीं से वो लोग चांदी, आई थिंक चांदी या फिर तांबा, तांबा यहीं से प्राप्त किया करते थे लोग, खेतड़ी के खान से। और वर्तमान में अभी भी खेतड़ी के खान से ही प्राप्त किया जाता है, याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो राजस्थान, यस। यस, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ना, क्या हो जाएगा, राजस्थान ना। राजस्थान में है खेतड़ी का खान, पंजाब में, सॉरी राजस्थान में ना, याद रखना, काफी फेमस है। आपको बताना, अभी जस्ट मैंने ऊपर जिक्र किया है, आप उस प्रश्न के आधार पर बताइए कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस खान से क्या चीज लाते थे, तांबा लाते थे ना। हड़प्पा के लोग, हड़प्पा के जो निवासी थे वो लोग तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे। आपको बताना है कि तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे। आपको बताना है कि ये जो है हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे ना। हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग कहाँ से, ऑप्शन ए आयुषी सिंह, हाँ, ऑप्शन ए, ओके। राजस्थान, ड्यूट सिवम राजस्थान ना, खेतड़ी, ओके। यस, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खेतड़ी हो जाएगा ना, राजस्थान से। वहीं से ये हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करते थे, तांबा वहीं से खनन करते थे ना, खनन करते थे। आपको बताना है, अगला प्रश्न है, कोहिनूर हीरा भारत के किस खान से निकाला गया ना, किस खान से निकाला गया था। अब तक आपको बताना है ना, कोहिनूर हीरा भारत के किस खान से निकाला गया था। गोलकुंडा के खान से, या फिर खेतड़ी के खान से, या फिर बैला डीला, बैला डीला खान से, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि किस खान से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया गया था। जस्ट समाप्त होने वाला है प्रश्न ना, लेट नहीं अब ज्यादा करेंगे हम। ये है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गोलकुंडा। गोलकुंडा से, गोलकुंडा के खान से ही निकाला गया था। यस ना। अ, तो कोहिनूर हीरा कहाँ से मिला था, गोलकुंडा के खान से निकाला गया था ना, खनन किया गया था, उस खनन किया गया था इसका। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। वर्तमान में विश्व का जो कोहिनूर हीरा है वह किस देश में है? आपको बताना है कि वर्तमान जो कोहिनूर हीरा था विश्व प्रसिद्ध, वह वर्तमान में किस देश में है। यस, अब क्या करें, ऑप्शन है तो जिक्र करना पड़ेगा ना। तो क्या हो जाएगा, कोहिनूर हीरा कहाँ पे है वर्तमान में, इंग्लैंड की जो महारानी होती थी ना, इंग्लैंड की जो राजा हुआ करते हैं, उनकी जो रानियां हुआ करती हैं, उन रानी के यहाँ पे सर पे ना, सर पे टोपी पे लगाया गया होता है। आप देखे होंगे, महारानी विक्टोरिया हो गई, अभी जस्ट महारानी कौन थी, एलिजाबेथ सेकेंड थी ना, जिनका डेथ हुआ है कुछ महीना पहले। तो ओके, जो महारानी वहाँ के जो राजा रानी होते हैं उनके सर पे होता है ना, ताज पे होता है। ये इंग्लैंड, क्या हो जाएगा, इंग्लैंड में। ओके, चलिए, और इंग्लैंड, यस ड्यूट शिवम आपका सही है। यस, ड्यूट शिवम गोलकुंडा के खान से ना, ये भी सही है। चलिए, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अब प्रकृति का सबसे कठोर तत्व क्या है, आपको बताना है, प्रकृति का सबसे कठोर तत्व क्या है। पारा, सोडियम, हीरा, या फिर टीन। आपको बताना है कि सबसे कठोर तत्व इनमें से कौन सा है, यानी कि सबसे मजबूत, टाइट ना। यस ड्यूड। ओके प्राची, कोई बात नहीं ना, आप सो जाइए। अभी कुछ प्रश्न बचा है, आज हमें जियोग्राफी खत्म कर देना ना पढ़ा के। जियोग्राफी खत्म करना है, इसके बाद हम हिस्ट्री का प्रश्न करेंगे। कोई बात नहीं ना। ओके, बाय प्राची, बाय प्राची। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में ना। चलिए, हालांकि अभी मैं बाय नहीं बोल रहा हूँ, मेरा अभी प्रश्न खत्म कर रहा है ना, आप जाइए, ठीक है। हीरा, हीरा क्या है। ओके, गुड नाइट प्राची। नहीं है, आयुषी बहाना बना रही है ना, आयुषी बहाना बना रही है, इसका नेट खत्म नहीं हुआ है, इनका नेट खत्म नहीं हुआ है। ओके, तो ये हो जाएगा, हीरा क्या है, सबसे कठोर तत्व है। आयुषी, आपका खत्म नहीं हुआ, अगर खत्म हुआ तो अपने भैया से ले लो ना नेट। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है ना। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है। देखिए प्राची, अगर आपका वोडाफोन का सिम हो ना, वोडाफोन का सिम, तो आज शनिवार है और रविवार,
इससे पहले जो 5 दिन के डाटा बचे होते हैं ना, आप खत्म नहीं कर पाओगे। वो सारे के सारे डाटा शनिवार को मिल जाते हैं और रविवार को, दोनों दिन चाहो तो बहुत सारे यूज कर सकती हो। और साथ ही 12 बजे से लेकर के 6 बजे तक इंटरनेट बिल्कुल फ्री होता है। 200 से अधिक का जब रिचार्ज कराओगी आप, तब 12 बजे से लेकर 6 बजे तक बिल्कुल नेट फ्री होता है ना, काफी अच्छा लगता है। और ये कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है, आपको बताना है। हीरा। हीरा क्या है, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है ना। आयुषी सिंह, आपका आंसर ऑप्शन ए। नहीं, बिल्कुल नहीं ना। क्या हो जाएगा, हीरा क्या है, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है ना। हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। यस ड्यूटेशियम, आपका आंसर सही है, हीरा ना। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बैलाडीला क्षेत्र किस राज्य में है, आपको बताना है। बैलाडीला क्षेत्र किस राज्य में है। पहला छत्तीसगढ़, दूसरा पंजाब, तीसरा राजस्थान, चौथा बिहार। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़। बैलाडीला क्षेत्र किस राज्य में है, छत्तीसगढ़। हाँ ठीक है ना। अब वैसे भी इंग्लैंड इंग्लैंड ना रहा ना, अब काफी छोटा हुआ, एक छोटा टापू बन गया, उसमें विभाजन होने बना है, इंग्लैंड और आयरलैंड कुछ दिन में बट जाएंगे दोनों के दोनों। हाँ चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, द्रव धातु, आपको बताना है ना, लिक्विड फॉर्म में होता है। वो कौन सा धातु है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, द्रव होता है ना। जैसे हम लोग जो थर्मामीटर होता है ना, अब लगाते थर्मामीटर, थर्मामीटर, तो उसमें वो भरा गया होता है ना। आपको बताना है कौन सा सही है ना, लिक्विड फॉर्म में होता है। वो कौन सा धातु है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। पहला सोना, पारा, पीतल, कांसा। क्लास 12th में हो ना, ड्यूड शिवम, आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। द्रव धातु क्यों कौन सा है, आपको बताना है। पारा, यस ड्यूड शिवम, पारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ना, पारा ऑप्शन राइट आंसर ना। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी की ऊपरी परत की खुदाई करना ना। देखो ध्यान देना, पृथ्वी के ऊपरी परत की खुदाई करना। पृथ्वी के ऊपरी परत, जैसे कोड़ते हैं ना, खेत कोड़ते हैं या खुरपी से खनते हैं या फिर और भी, उसे क्या बोलते हैं ना, खनन बोलते हैं या उत्खनन बोलते हैं, आपको बताना है। खनन बोलते हैं या फिर उत्खनन बोलते हैं। पृथ्वी के ऊपरी परत की खुदाई करना, उसे क्या बोलते हैं, खनन बोलते हैं या फिर उत्खनन बोलते हैं। तो देखिए इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्खनन, खनन या फिर दोनों। यस ड्यूड शिवम, उत्खनन का लाएगा ना। यस, पृथ्वी का जो ऊपरा परत होता है ना, ऊपरी वाला परत, उसका खनन करते हैं। ओके, यानी कि पतला पतला परत खनते हैं, उसके वजह उत्खनन बोलते हैं। और जब गहरा बहुत तरे तक खोदेंगे ना, उसे उत्खनन, सॉरी खनन बोलेंगे। जब गहरा तक खुदाई करेंगे उसे खनन बोलेंगे ना, तो याद रखना। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अब पृथ्वी की गहरी खुदाई कहलाता है, आपको बताना कि पृथ्वी की सबसे जब गहरी खुदाई करते हैं तो वो क्या कहलाता है ना। आयुषी, आपका आंसर सही है ना, ऑप्शन ए ना। प्राची, पारा। ओके, पारा क्या है, सही आंसर था ऊपर वाला। ओके चलिए, फिर से नींद नहीं आ रहा ना। चलिए, तो नींद नहीं आ रहा इसलिए फिर रिटर्न आ गई ना, वेलकम बैक। ओके, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वी की गहरी खुदाई क्या कहलाता है, आपको बताना है। पृथ्वी की गहरी खुदाई क्या कहलाता है, खनन कहलाता है। पृथ्वी की गहरी खुदाई खनन कहलाता है। ओके चलिए, और ऊपर केवल ऊपरी वाली परत खोदेंगे उसे क्या बोलेंगे, उत्खनन वो कहलाता है ना। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, रेशम उत्पादन में ना, कौन से, रेशम उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है, आपको बताना है कि रेशम उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है ना। ऑप्शन ए प्राची, आपका आंसर सही था ना। प्राची, आपका भी आंसर सही था, ऑप्शन ए। यस ड्यूड शिवम, सभी लोग कमेंट करें ना। तो रेशम उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है, आपको बताना है। सॉरी, रेशम उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है ना। चीन, पाकिस्तान, मलेशिया, श्रीलंका। भारत तो इसमें है नहीं। और नींद में दबा रही है ना। और देखिए, रेशम उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है ना, आपको बताना है। कौन सा, चीन का है ना। चीन में रेशम उत्पादन सबसे ज्यादा होता है ना। यस, नींद में होंगे तो सही आंसर नहीं, गलत आंसर देंगी। ओके, अब मुझे पता है आप नींद में नहीं हो। ओके, ये हो जाएगा, रेशम उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है, चीन का है। ओके, याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व में रेशम उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है। पहला स्थान किसका है, चीन का है। दूसरा स्थान किसका है, ये बताना है इस प्रश्न में। आप बताइए, प्रथम स्थान, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, भारत का रेशम उत्पादन में कौन सा है। यस प्राची, आपका आंसर सही है ना।
अब मुझे भी लगा है, क्योंकि मैं जब आगे 2 प्रश्न आगे बता रहा तो आप पारा बता रही थी ना, तो आप पीछे हो गया था वो क्लास। ओके, चलिए। तो विश्व में रेशम उत्पादन भारत का स्थान कौन सा है? द्वितीय। प्रथम स्थान पे चाइना है, दूसरे स्थान पे क्या है? यस प्राची, आपका आंसर सही है ना, द्वितीय, दूसरा स्थान है ना। यस, यस ड्यूट शिवम, अच्छा क्रोनोलॉजी है ना, लॉजिक अच्छा है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, विश्व में रेशम का प्रचलन किस देश से हुआ था ना, आपको बताना है कि विश्व में जो रेशम का प्रचलन हुआ, यानी कि शुरुआत हुआ, वह किस देश से हुआ। पहला ऑप्शन है पाकिस्तान, दूसरा बांग्लादेश, चौथा, अच्छा पाकिस्तान का नाम सुनते ही आतंकवादी आता है मन में ना, ये हो जाएगा पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, अमेरिका। आपको बताना है कि किस देश से रेशम उत्पादन की शुरुआत हुई थी ना, किस देश से रेशम उत्पादन की शुरुआत हुई थी। आयुषी सिंह, आप चेक कर लीजिएगा, मुझे लास्ट डेट पता नहीं है, जहां तक मुझे पता है 10 मई होगा या फिर 15 मई होगा ना, रेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए 10 मई या 15 मई होगा। हालांकि आप गोरखपुर की जो वेबसाइट है ना DDU, उसकी वेबसाइट पे जाकर चेक कर लीजिएगा। ओके, यस चाइना ना, यस चाइना क्या हो जाएगा, चाइना क्या है, चीन से ही रेशम के उत्पादन की शुरुआत हुई थी ना, चीन से ही हुई थी। अच्छा ये बताइए, जो मधुमक्खियों की जो भाषा है ना, मधुमक्खी जिस लैंग्वेज में बात करती हैं आपस में, उसकी खोज किस व्यक्ति ने की थी? और इस खोज के लिए ना उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। वो व्यक्ति कौन है? ओके, जिन्होंने उस गाने उसकी खोज की थी ना, उसकी खोज किए थे। आपको बताना है APJ अब्दुल कलाम, ये तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया है ना, APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर वर्गीस कुरियन ना, भारत में जो श्वेत क्रांति हुई थी, आई थिंक वर्गीस कुरियन, शायद वही है। प्रोफेसर कार्ल वान फ्रिस, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है चाइना, यस ड्यूड शिवम, चाइना सही आंसर है ना, आप पीछे लग रहा है अभी चल रहा है। ऑप्शन सी, यस प्रोफेसर कार्ल वान फ्रिस ना, इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था, है ना। इन्होंने ही खोज किया था, जो मधुमक्खियां आपस में जिस लैंग्वेज में बात करती है ना, वो जिस तरंग से, तो उसका उन्होंने खोज किया था। इसी के कारण मधुमक्खी पालन संभव हो सका ना, आज वर्तमान में मधुमक्खी पालन किया जाता है, तो इसी कारण किया था, इसकी इस खोज की वजह से ही कर पाना संभव हुआ है ना। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, बकरियों की संख्या से, बकरियों की संख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? मुझे लगता है इसको बताने की मुझे जरूरत नहीं होगी। प्राची, आपका आंसर सही है ना, ऑप्शन सी, ऊपर वाले प्रश्न का था ना, ऑप्शन सी सही है। और आयुषी सिंह, आपका भी आंसर सही है ना, ऑप्शन सी। और यस ड्यूट शिवम, 2-3 आवर पढ़ती हैं प्राची दीदी। दूसरा ना, नहीं, बकरियों की दृष्टि से भारत में जो है ना, प्रथम स्थान है। ओके, याद रखना, भारत क्या है, प्रथम स्थान है, यानी कि विश्व में सबसे ज्यादा बकरियां भारत में ही पाई जाती हैं। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न ये है ना, ये जो दिख रहा है ना, ये कंटेंट, ये ओके, कृषकों का मित्र, यानी कि जो कृषक होते हैं, किसान होते हैं, उसका मित्र किन्हें कहा गया है? तो केचुआ को तो कहा गया है, साथ ही साथ जानवरों को भी कहा गया, किसानों का मित्र ना, किसान खेती के साथ साथ जानवर भी पालते हैं। ओके, जानवरों को भी पालते हैं। यस, ऑप्शन बी आपका सही आंसर था ना, आयुषी सिंह, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, नो नो, फर्स्ट होगा ना, ऑप्शन ए सही आंसर होगा ना, ऑप्शन ए आयुषी। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस जानवर को गरीबों का गाय कहा था ना, काफी इंटरेस्टिंग प्रश्न है। किस जानवर को गांधी जी ने गरीबों का गाय कहा था आपको बताना है। आपको बताना है कि गरीबों का गाय गांधी जी ने किसे कहा था, गाय को, बकरी को, सुअर को, या फिर भैंस को। आपको बताना है कि इन चारों में से किसे गांधी जी ने गरीबों का गाय कहा था। आप A B C D करके भी आंसर दे सकते हैं, या फिर G फॉर गोट,
सी फॉर काऊ, पी फॉर पिग, या फिर बी फॉर बुफैलो। आंसर दे सकते हैं जैसे भी चाहे ना। गांधी जी ने किस जानवर को गरीबों का गाय कहा था, आप कमेंट करके बताइए। यस, ऑप्शन बी, बकरी को कहा था ना। गांधी जी ने गरीबों का गाय बकरी को कहा था। ओके, याद रखना, ऑप्शन बी प्राची आपका आंसर सही है ना, ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। ड्यूड शिवम, यस बकरियों को ना, बकरी को कहा था। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में सबसे अधिक पशु पाए जाते हैं, यानी कि जानवर एनिमल्स पाए जाते हैं। आपको बताना है। सही ऑप्शन कौन सा है? केरल बिल्कुल नहीं, असम बिल्कुल नहीं, उत्तर प्रदेश में भी, गोवा बिल्कुल नहीं, गोवा छोटा सा राज्य है ना। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जानवर पाए जाते हैं ना, याद रखना, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जानवर पाए जाते हैं। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश में मवेशी सबसे अधिक पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। बकरियां सस्ती होती हैं, बकरियां इतनी सिखाती है, इतनी सिखाती है, पैसा इतना देती हैं, बहुत सारा ना, इसीलिए। नो, बकरियां सस्ता नहीं होती हैं, बकरियां महंगा होती हैं, खाती भी बहुत कम है ओके, छुट्टा चर लेती हैं और पैसा भी बहुत ज्यादा मिलता है, इसीलिए गांधी जी ने गरीबों का गाय कहा था बकरी को ही ना। चलिए, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? विश्व में सबसे अधिक मवेशी या पशु कहाँ पाए जाते हैं? भारत में पाए जाते हैं। यस, ऑप्शन बी आयुषी। नो, चीन में नहीं, भारत में पाए थे ना, ऑप्शन में। ऑप्शन बी तो बिल्कुल नहीं है ना, आप आयुषी आपका आंसर गलत। ओके, ये हो जाएगा, भारत में हो जाएगा ना। विश्व में सबसे अधिक मवेशी कहाँ पाए जाते हैं? भारत में पाए जाते हैं, याद रखना, जानवर। ओके, आयुषी, यस, गोट ना, गोट, बकरी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, कृषकों का मित्र किसे कहा जाता है? अभी जस्ट मैंने ऊपर वाले प्रश्न में जिक्र किया था कि जो गरीबों का क्या, सॉरी, कृषकों का मित्र किसे कहा था, वहां पे मैं केचुआ बताया था और कुछ और भी बताया था, तो आपको बताना है कौन सा है। कृषकों का मित्र किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन पशुओं को, दूसरा प्लास्टिक को, तीसरा दवाइयों को, चौथा इनमें से कोई नहीं, आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आप मुझे बताइए कमेंट करके। कृषकों का मित्र किसे कहा जाता है? पशुओं को, प्लास्टिक को, दवाइयों को, या फिर इनमें से कोई नहीं? दवाई, ऑप्शन सी। नो, आयुषी, ऑप्शन सी तो बिल्कुल नहीं होगा ना इसका, ऑप्शन सी बिल्कुल नहीं होगा ना। यूपी, ए आयुषी तुम अपना जो है ना ये जो वीडियो है इसको जल्दी से रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करके भी पीछे चल रही हो। क्या हो जाएगा? पशुओं को कहा जाता है ना, कृषि कृषकों का मित्र किसी का किसी बोला जाता है? पशुओं को बोला जाता है। यस, ऑप्शन ए इज राइट आंसर ना, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है ना, दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है, और दक्षिण की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है, याद रखना, कावेरी नदी को ना, कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, याद रखना। और ये ताप्ती नदी जो है ना, ताप्ती नदी, ये अरब सागर में गिरती है ना, अरब सागर में अपना जल गिराने वाली नदी है। नर्मदा और ताप्ती दो नदियां है ना, याद रखना, नर्मदा और ताप्ती पूरब से पश्चिम की दिशा में बहती है, नर्मदा और ताप्ती पूरब से पश्चिम दिशा में बहती है, याद रखना। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी? आपको बताना है कि चंबल जो है कावेरी, यस प्राची आपका आंसर सही है ना, कावेरी। ओके, चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है? आपको बताना है कौन सा सही ऑप्शन होगा, कावेरी नदी, सॉरी गंगा नदी, यमुना नदी, गोमती नदी, या फिर कोसी। मैं फटाफट इसका आंसर बताते चल रहा हूँ ना, आप लोग बस देखते जाइए, रिवाइज करते जाइए। ओके, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चंबल ना, चंबल। आ, ये है यमुना नदी की सहायक नदी ना, चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना। नो, ऑप्शन ए बिल्कुल नहीं ना। मुझे लग रहा है पिछले वाले प्रश्न का आंसर दे रही हो आप, आयुषी। आप रिफ्रेश करके फिर आप एकदम आ जाइए ना, रिफ्रेश करके आप तुरंत वीडियो देखिए। ये हो जाएगा आयुष, यमुना। ओके, यमुना की सहायक नदी है। आपको बताना हीराकुंड बांध किस राज्य में है? हीराकुंड बांध किस राज्य में है? बस खत्म होने वाला है। देखिए इसका क्या हो जाएगा, हीराकुंड बांध किस नदी पे है? आपको बताना है, उड़ीसा, सॉरी किस राज्य में है ना,
तो हीराकुंड बांध महानदी पे है ना, आई थिंक महानदी पे, महानदी। बताइए हीराकुंड बांध कहाँ पे है? ओके, हीराकुंड बांध कहाँ पे है? उड़ीसा में है ना, उड़ीसा में महानदी पे बना है, महानदी, उड़ीसा महानदी पे ना, याद रखना। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है ना, आपको बताना कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, आपको बताना है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। यस, ड्यूट शिवम, उड़ीसा सही है ना, ड्यूट शिवम आपका आंसर सही है, उड़ीसा। अब भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भाखड़ा नांगल बांध, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है ना भाखड़ा नांगल बांध। हीराकुंड बांध में भी, रिहंद बांध में भी, इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे लंबा बांध जो है ना हीराकुंड बांध है ना, हीराकुंड। ओके, किससे बना है? महानदी भी बना है, उड़ीसा में बना है, अभी जस्ट हमने ऊपर जिक्र किया था, इसलिए क्या हो जाएगा, हीराकुंड बांध क्या है, ये भारत का सबसे लंबा बांध है ना, सबसे लंबा बांध है, याद रखना। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है ना, विश्व की सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है। जस्ट प्रश्न समाप्त होने वाले हैं, मुझे लगता है 12 बजे से पहले समाप्त हो जाएगा ना। तो भाखड़ा नांगल बांध, यस, भाखड़ा नांगल बांध विश्व का ना सबसे ऊंचाई, यानी कि गुरुत्वीय बांध है ना, गुरुत्वाकर्षण शक्ति होता है उसके विरुद्ध बनाया गया है ना, इसी ऊंचाई पे बनाया गया है। ओके, तो याद रखना भाखड़ा नांगल बांध, याद रखना भाखड़ा नांगल बांध ना। अच्छा, ये देखना, तो हीराकुंड बांध किस नदी में बना ना, अभी जस्ट मैंने जिक्र किया इसका। हीराकुंड बांध किस नदी में बना है? यस प्राची, ऑप्शन ए, यस ए इज राइट आंसर ना, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। हीराकुंड बांध किस नदी में बना है, आपको बताना है, हीराकुंड बांध किस नदी में बना है, अभी जस्ट मैंने जिक्र किया है। इसका मैं आंसर देखूंगा ना, आप इसका आंसर दीजिए, ए बी सी डी करके आंसर दीजिए इसका। गंगा, यमुना, महानदी या फिर काली नदी, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है, गंगा, यमुना या फिर काली नदी, गंगा, यमुना या फिर काली नदी। मैं इस प्रश्न का आंसर मुझे चाहिए, ए बी सी डी करके। हीराकुंड बांध किस नदी में बना है? हीराकुंड बांध किस नदी में बना है ना, यस महानदी ना, प्राची सही आंसर है, महानदी। यस ड्यूट शिवम, मैंने ऊपर बता दिया था ना, और क्या हो जाएगा, महानदी। ओके, आओ, महानदी हो जाएगा ना सही आंसर, महानदी। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अच्छा ये देखना ना, आप लोगों को भी मिलता होगा ना, 2,000 रुपए हर 4 महीने में मिलते हैं। ये देखना, प्रश्न पढ़ना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को कितने रुपए वार्षिक, यानी कि एक वर्ष में कितने रुपए मिलते हैं, एक वर्ष में कितने रुपए मिलते हैं, 3 बार मिलता है ना, 2-2 हजार। ओके, 3 बार मिलता है, 2-2 हजार रुपए प्रधानमंत्री कोष से मिलता है, सॉरी प्रधानमंत्री, इस प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2-2 हजार रुपए मिलते हैं। तो आपको बताना है एक साल में कितना मिलेंगे। ओके, एक साल में कितना मिलेंगे? 6,000। यस प्राची, आपका कैलकुलेशन फास्ट है ना, तो क्या हो जाएगा, 6,000। ओके, 4 महीने में 2,000 मिलते हैं, तो 4-4 महीने में एक साल में 3 बार हो जाएगा, 4-3 बार है, और कुल मिला के हो जाएगा 6,000 हो जाएगा। हाँ यस ड्यूट शिवम, 2,000 आपको पापा को मिलता है ना। चलो, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यस आयुषी आपका भी आंसर सही है ना, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। ये जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान मानधन योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में शुरू हुआ था? जो ऊपर वाला योजना है ना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, ऊपर वाला क्या था योजना, सम्मान निधि योजना ना। चलिए आपको बताना है कि ये योजना है वह, यस साल में 6,000, साल में कितना, 6,000 ना, साल में 6,000। चलिए, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में शुरू हुआ था ना, ये अभी लेटेस्ट में शुरू हुआ है, आई थिंक कुछ एक आध साल के अंदर में शुरू हुआ है। इसके माध्यम से क्या होगा, आप बचपन से ही या जब भी चाहें अभी से ही आप 40 रुपये, 50 रुपये या 100 रुपये जैसे भी हो, उसमें कुछ स्कीम्स हैं, उसमें आप पैसा जमा करती रहेंगे, और जब 60 साल से अधिक का आपका उम्र हो जाएगा तो आपको पेंशन मिलेगा। जितना पैसा आप जमा करेंगे उतना पैसा सरकार उसमें लगा देगी ना, तो कुल मिलाकर के उसमें पेंशन के रूप में आपको पैसा मिलेगा जब आप 60
वर्ष से अधिक का हो जाएंगी तब ना। तो ये हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में ना, नरेंद्र मोदी जी अपने अपने प्रधानमंत्री है ना। अच्छा आपको बताना है कि ना विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है। आपको बताना है विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है। देखिए इस प्रश्न में मुझे क्या हो जाएगा था। हाँ सब पैसा आप ही लोग ले रहे हो, हमारी अम्मा को मिल ही नहीं रहा है। मेरी अम्मा को मिल ही नहीं रहा है, सब लोग आप ही लोग ले रहे हो ना। मेरी अम्मा का पिछले 4 बार से मिल ही नहीं रहा है, कुछ गड़बड़ हो गया है। गड़बड़ नहीं हुआ, सारा पैसा आप लोग ले रहे हो, पैसा कम पड़ जा रहा है, मेरे अम्मा को मिल ही नहीं रहा है। ओके। अच्छा देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है। आ, ग्रैंड डे ऐसे कुछ करके एक नदी है। ओके। वो नदी चाइना में है और वह विश्व की सबसे लंबी नदी है ना। ग्रैंड करके ऐसी कुछ नदी है ना। ओके। भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है इंदिरा गांधी। भारत की सबसे लंबी नदी क्या क्या है, इंदिरा गांधी। प्राची ये स्वेज नहर नहीं होगा ना, ड्यूड शिवम स्वेज नहर नहीं होगा ना। देखिए ग्रैंड डे करके कुछ नंबर एक नदी है, और ग्रैंड डे करके एक नहर है, सॉरी नहर नदी नहीं नहर ना। ओके। प्राची को भी नहीं मिलता है, सबका सब पैसा शिवम ले लेता है ना। सबका सब पैसा शिवम ले लेता है, शिवम ड्यूड। अच्छा देखिए इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे लंबी नहर कौन सी है। इंदिरा गांधी नहर है, और विश्व की जो सबसे लंबी नहर है वो चाइना में है, और ग्रैंड करके कोई नदी है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ। ओके। और चलिए तो हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। यस ऑप्शन सी नहीं होगा ना, ड्यूड शिवम नहीं होगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, आपको बताना है कि हरित क्रांति किससे संबंधित है। आपको बताना हरित क्रांति किससे संबंधित है। पंजाब सॉरी हरित क्रांति से लाभान्वित राज्य कौन सा ना। कौन कौन से राज्य हरित क्रांति से लाभ प्राप्त किए थे। पहला पंजाब, दूसरा हरियाणा, तीसरा उपरोक्त सभी, चौथा कोई नहीं। आपको बताना है, तो मैं इसका आंसर देता हूं, ऑप्शन बी हरियाणा। यस ड्यूट शिवम, मैंने विश्व कौशल से पूछा था, ऑप्शन में मुझसे टाइपिंग में गलती हो गया ना, या तो प्रश्न पढ़ने में प्रश्न सेट करने में गलती हो गया था मुझसे ना। विश्व का जो सबसे लंबा नदी है, सबसे लंबा नहर है वो ग्रैंड डे करके ऐसा कुछ नदी है और नहर है, वो चाइना में है ना। उसका नाम मैं नाम भूल रहा हूँ। यस प्राची बोथ, प्राची क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा ना। सही आंसर है प्राची आपका। ड्यूट शिवम ऑप्शन सी आप राइट आंसर। ओके प्राची आंसर सी राइट आंसर बोथ। आयुषी सिंह का ऊपर वाला आंसर था ना बी, वो भी सही था ना। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। आपको बताना है कि वैश्विक परिदृश्य में हरित क्रांति से संबंधित व्यक्ति कौन है। यानी कि विश्व में जो हरित क्रांति आई थी ना, उसके उससे वो कौन से व्यक्ति हैं आपको बताना है। विश्व में जब हरित क्रांति आई थी, ऋषि सुनक, नो ऋषि सुनक क्या है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। डोनाल्ड डक में भी, अर्नेस्ट बोरलॉग में भी, सी जिनपिंग चाइना के राष्ट्रपति हैं, तो ये तो होंगे नहीं। तो आपको बताना कौन सा है, वैश्विक परिदृश्य में हरित क्रांति से संबंधित कौन से व्यक्तित्व हैं। पहला ऑप्शन, चलिए मैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, अर्नेस्ट बोरलॉग। अर्नेस्ट बोरलॉग, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था ना, इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ये हो जाएगा ना ऑप्शन सी। यस प्राची ऑप्शन सी, ड्यूड शिवम ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। नागार्जुन बांध किस नदी पे है ना। नागार्जुन बांध किस नदी पे है। अच्छा देखना, अर्जुन नागार्जुन, इसमें आ रहा ना अर्जुन। अर्जुन बांध किस नदी पे है, तो अर्जुन भीम नकुल सहदेव, उसी में आ जाएगा एक, क्या हो जाएगा, कृष्णा ना। भगवान का नाम है ना कृष्णा, और अर्जुन भी भगवान है, तो दोनों क्या हो जाएगा, कृष्णा नदी। क्या हो जाएगा, कृष्णा नदी ना। नागार्जुन बांध किस नदी पे है, कृष्णा नदी पे, देख लेना उसमें अर्जुन आ रहा है, इसमें कृष्ण आ रहा है, यानी कि दोनों नाम मैच कर जा रहा है ना, भगवान है दोनों। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत में ना, भारत में हरित क्रांति से संबंधित कौन से व्यक्ति हैं। यानी कि हरित क्रांति जब भारत में आई थी, तो उसमें किस व्यक्ति ने ना, किस व्यक्ति ने उसमें अहम रोल निभाया था, तो वो है सचिन तेंदुलकर। तो बिल्कुल नहीं होगा ना, ये क्रिकेटर हैं। एपीजे अब्दुल कलाम, ये मिसाइल मैन ऑफ इंडिया है। और एम एस स्वामीनाथन, यस एम एस स्वामीनाथन ना हरित क्रांति के जनक है, भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं ना। यस। और ड्यूट शिवम कृष्णा सही आंसर ना, ड्यूट शिवम कृष्णा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। ये जो एम एस स्वामीनाथन है ना, इन्हीं के देख रेख में जो हरित क्रांति भारत में आई थी, इन्हीं के इनको हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है भारत में ना। चलिए
हमारा अगला प्रश्न है, हरित क्रांति किससे संबंधित है? आपको बताना है हरित क्रांति किससे संबंधित है? खेल से, कृषि से, संविधान से, या फिर इनमें से कोई नहीं ना। जस्ट प्रश्न समाप्त होने वाले, विद इन 5 मिनट सारे ये प्रश्न समाप्त हो जाएंगे ना। 5 मिनट बस, ये लग रहा है मुझे रिपीट हो रहा है। अभी देखते हैं, जहां भी मुझे पकड़ में आ जाएगा कि प्रश्न वहां से मैंने करा चुका है, वहीं पे मैं अपना क्लास खत्म कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, कृषि से ना। हरित क्रांति किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। ओके, हरित क्रांति किससे संबंधित? कृषि से। चलिए, लग रहा है खत्म हो गया। रेड डॉट रोग किस किस फसल से संबंधित है? रेड डॉट रोग ये किस में लगता है? गन्ना में, सरसों में, अरहर में, या फिर चना में? यस प्राची, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ना, कृषि से संबंधित है। और रेड डॉट रोग किस में लगता है? गन्ना में लगता है। याद रखना, काफी फेमस रोग है। रेड डॉट रोग किस में लगता है? गन्ना में लगता है। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। मोटा अनाज कौन सा ना? इनमें से मोटा अनाज कौन सा है? मक्का है। ओके, मोटा अनाज कौन सा है? मक्का है। इस पे लगा हुआ था ऑप्शन ना। ऑप्शन यस प्राची, ऑप्शन ए इज राइट आंसर ना। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसका क्या हो जाएगा? मक्का हो जाएगा, इसमें लगा हुआ है। अब अगला प्रश्न दीजिए। रबी की फसल कौन सी है ना? आपको बताना है कि रबी की फसल इसमें से कौन सा है। रबी यानी कि ठंडी का जब मौसम आता है ना, कब? नवंबर दिसंबर में बोया जाता है, और मार्च अप्रैल मई में क्या होता है? काट लिया जाता है ना, अप्रैल में। हाँ, जोर जोर से हल्ला करके सबको स्कीम बता दूं ना, नेट क्वालिफाई किए हैं तो। अच्छा देखो, रबी की फसल किसे कहा जाता है ना? गेहूं को, चावल को, मक्का को, या फिर इनमें से कोई नहीं? आपको बताना है। तो रबी की फसल किसे कहा जाता है? गेहूं है ना। गेहूं है, रबी का फसल है। और नवंबर दिसंबर में बोया जाता है, और मार्च अप्रैल मई में काट लिया जाता है ना। चलिए, ये हो जाएगा गेहूं। भारत में वित्तीय वर्ष की शुरुआत कब से होती है ना? भारत में वित्तीय वर्ष की शुरुआत कब से होती है, आपको बताना है। भारत में वित्तीय वर्ष की शुरुआत 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है ना। वित्तीय वर्ष की शुरुआत 1 अप्रैल से शुरुआत होता है, और 31 मार्च तक लगातार चलता रहता है। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये प्रश्न समाप्त हुआ। और हमारा यहीं से, जो पिछला वीडियो है ना, यहीं से शुरुआत हुआ था। ओके, यहीं से शुरुआत हुआ था। ओके, तो आज का हमारा सेशन सफलतापूर्वक समाप्त हुआ। और लगभग आज तक मैंने जितना भी लाइव क्लास लिया है ना, उनमें 8 लोग लाइव देखे हैं। इस क्लास को 8 लोग लाइव देखे हैं ना। 8 लोग यहाँ तक, मतलब पिक जो ऊंचाई है ना, पिक तक पहुंचा था। 8 लोग एक बार आ गए थे ना। हालांकि मैं सोचा था कि 10 लोग पहुंच जाएंगे, पर 8 लोग भी काफी अच्छा खासा संख्या है ना। तो आप लोग का मुझे अच्छा खासा क्या मिला? प्यार मिला, जिसके लिए मैं आपका आभार जताता हूँ। और आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए ना। स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, फिर मस्त रहिए। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। हाँ, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है ना। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। हमारा एक क्लास खत्म होगा। यस आयुषी, ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके ड्यूड शिवम, गुड नाइट। गुड नाइट। चलिए, हम लोग करते हैं अपने सेशन को समाप्त। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और पढ़ते रहिए। ओके, चलिए।